लेकिन यहाँ पे जो ट्रेजरी बेंच है उसने हा हुल्ला किया जबरदस्त और सदन को स्थगित करना पड़ा। ठेके में 4% रिजर्वेशन कर दिया, उसके लिए बड़ा भारी हल्ला इन्होंने किया। यही राज्यसभा में हुआ। लीडर ऑफ हाउस जो है नड्डा जी, वही रिजर्वेशन धर्म के आधार पर कैसे कर दिया। कर्नाटक सरकार ने संविधान बदलने की बात की है, ये संविधान लिए घूम रहे हैं। एलओपी ने कहा हम संविधान नहीं बदलेंगे। अब संविधान के जान के पीछे पड़े रहे 24 तारीख को तो, और रिजर्वेशन की बात आती रही। इसके बीच में इन्होंने राज्यसभा में ऑयल फील्ड का एक रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस का बिल जो है वो निकाल दिया हल्ले हल्ले के साथ में। तो ये तो हुआ 24 तारीख का। 25 तारीख को इनका एक बॉयलर का बिल है वो आया हुआ था, पहले भी आया हुआ था, उसमें राज्यसभा से निकला हुआ था। बॉयलर के मामले में उन्होंने कोई कानून का बदलाव किया सेफ्टी केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म कृषि केंद्रित और गांव केंद्रित ज्यादा अपनी बात को रखता है। संसद है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको टच करेंगे। एक जो है संसद का ये दूध के मामले में सवाल आया, इसको मैंने एक टीम यहाँ काम कर रही है राजस्थान में, रमन यादव है, तो दूध पे अपना काम कर रहा था, उसको मैंने भेजा और उससे मेरा डिस्कशन भी हुआ। सवाल ये था कि पशुधन की समग्र उत्पादकता, मतलब उनका ये था कि बछड़ियां ज्यादा पैदा करने के अंदर का आप क्या कर रहे हो, ये बछड़ों का तो बड़ा झमेला हो रहा है, पशु खराब हो रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हो। तो मंत्री ने कहा कि भाई हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रखा है जिसमें मेल फीमेल का रेशियो हम कर रहे हैं, 90% बछड़ियां पैदा करने का हमारा प्रयास है, दूध में हम फर्स्ट पोजीशन है, और ये जो है राज्य की जिम्मेदारी। अब मैं इसमें अपने को एक बात ध्यान रखने की है, जहां कहीं भी सवाल पूछा उसने राज्य के गले में डाला, तो यहाँ भी इन्होंने राज्य के गले में डाल दी। सबसे बड़ी बात जो ये कही कि ये दूध का जो सेक्टर है ये असंगठित है, जिसको हम संगठित क्षेत्र में बनाने का सरकार प्रयास कर रही है, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के मार्फत ये पूरा ढांचा संगठित क्षेत्र में कर रही है। एफपीओ बनाओ, एफपीसी बनाओ, मिल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, और इस तरीके की व्यवस्था करके हम इसको संगठित क्षेत्र में बदल रहे हैं, जिसमें ये पीएफ वगैरह भी कटे करे, उसमें अभी तक जो है अपने असंगठित कर रहे हैं। दूसरा सवाल हिमशंकल के बारे में हुआ था कि इसका इम्पैक्ट है, तो वहां के वो लोगों ने कुछ बात बताई। फिर एक हल्ला हुआ, सवाल नंबर 343 लोकसभा का था, ड्यूज अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंदर इन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग जो है आपको पैसे भेजते हैं, लेकिन आप उन पैसों को किसी और योजना के नाम चेंज कर देते हो। तो एक तो नाम की बीमारी इनका पैसों की, एक मोदी जी की फोटो नहीं, वो ऐसे करके इनको पैसे भेजने के अंदर इनकी ये है कि भाई जब तक ये नहीं करोगे हम पैसे भेजे नरेगा में, उसमें हमारा नाम होना चाहिए, ये आपको करना है। अब इसके अंदर बात उठी कि भाई आप ये कर रहे हो ना, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु ने मुद्दा उठाया, यार जबरदस्त मुद्दा हुआ, आधे घंटे तक मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। और मुद्दा ये था कि भाई यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको ब्याज देना पड़ता है, 18% 12% का है। तो वहां इन्होंने कहा कि स्टेट देगा, हम राज्य फेडरल के बारे में ज्यादा केंद्रित रहेंगे, स्टेट वाले वो ब्याज देंगे, वो यहाँ हमें भेजेंगे तो हम उसका रीइंबर्स कर देंगे। ये है, सेंटर रीइंबर्स करेगा और स्टेट उस ब्याज को भरेगा। नरेगा के बजट कानून के अंदर बात आई कि भाई आपका ये कानून है, 15 दिन के अंदर आप मजदूरों को पैसे नहीं देते हो तो ब्याज दो उनको, आप रोक नहीं सकते उनका ब्याज का, कि राज्य दे वो ब्याज। अब राज्यों को फंसा दिया, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु को, इनको राज्य पैसे दे, फिर इनके पास फाइल भेजे, तो फिर ये उस फाइल में लिख दे कि आपको कैसे आपने मजदूर इस योजना के नहीं, वहां फोटो ही नहीं थी, वहां कमी थी। इस तरीके से ये सवाल है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का यहाँ पे ढांचा हुआ। फिर एक सवाल आया कि फार्मर जो है खेती क्यों छोड़ रहे हैं, किसानी जो है खेती क्यों छोड़ रहे हैं। तो लंबा चौड़ा कृषि मंत्री ने कहा एग्रीकल्चर फंड का उपयोग करके और कृषि में जनसंख्या घटे इसलिए सरकार प्रयास कर रही है, और
इसमें इतना हल्ला हुआ, सारे लोग साथ हो गए, विपक्ष वाले 15 मिनट पहले ही सदन को स्थगित करना पड़ा। ये 25 तारीख की कहानी है लोकसभा की। राज्यसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बिल पास हुआ, एक बैंकिंग का बिल रखा इन्होंने, और फिर आया कि भाई बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम NFSS, तो यहां इन्होंने राज्यों पे कैसे ढोड़ा। हर सवाल को मैं उस केंद्रित करूंगा, इसलिए हमारा जो पैनल है इस तरह से डिस्कस करेगा। इन्होंने कहा कि EKYC जो है वो होना चाहिए था कंप्लीट, यानी आप इसको फिर ये 5 किलो अनाज वाली जो कहानी है ना, इसके अंदर EKYC पूरे नहीं है, 74% ही पूरे है, और दिल्ली ने तो किया ही नहीं। अब इन्होंने क्या है कि ये 5 किलो वाली किट वो बेचने वाली है, ये तो कह रहे हैं हमारा किट बेचो, हमारी फोटो और उसमें बेचो, ये कुछ नया नाम दे करके कर लेते हैं। तो उसमें वो पोर्टल नहीं खुलता, इनका करके ये EKYC 74% हुए हैं। 60% EKYC होगा तब हम जाकर के इसको बेनिफिशियरी के अंदर, क्योंकि ये राज्यों में कई मजदूर वगैरह गए कोरोना में, इन्होंने किया ना, तो वहां इन्होंने ये लगा दी कि भाई आप जो है ये मजदूर आए इनकी गिनती करो और EKYC के तहत आप रजिस्टर्ड करो। अब ये मजदूर तो बेचारे गांव-गांव वो शहरों में डोलते रहते हैं, कोई बेंगलोर गया, कोई वहां गया, कोई पंजाब में काम करने चला गया, कोई खेतों में ही काम कर रहा है। तो इधर उधर स्थिति है कि EKYC मजदूरों को पता नहीं, सरकार प्लान नहीं, राज्य सरकार के पास में ऐसा ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मास्टरों को लगाए कैसे करे क्या करे। तो ये जो मामला है ये है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को इन्होंने फ्लॉप कर दिया भेजने का। ये जो संख्या दे रहे हैं ना, फिर ये इन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने 13 करोड़ जो है हमने ऊपर कर दिए इनको, BPCL ने, वो मोदी कह रहा 25 करोड़ हो गया। तो एक आई कि इंटेंडेड बेनिफिशियरी और एक्चुअल बेनिफिशियरी। अब इंटेंडेड का उनकी परिभाषा में ये सदन उलझ गया, और उन्होंने कहा इंटेंडेड का मतलब क्या है, इंटेंड करो आप उसको चाहो, और एक जो एक्चुअल हो, तो इस एक्चुअल वाले में EKYC की पढ़ेंगे बाजी है। तो ये सवाल यहाँ बड़ा हा उल्ले के बीच में रहा। फिर सोलर पार्क की स्कीम के बारे में आया, तो 55 सोलर पार्क है इस देश में। PM सूर्यघर और कुसुम की 3 योजनाएं चलती है सोलर के मामले में। महाराष्ट्र ने कोई अपना मॉडल एक किया है। एक सवाल ये मोटा ये आया इसमें इसको कि जिसको हम क्यों सवाल तो उत्तर आते हैं करते हैं, गूगल पे आप जाओगे तो या कहीं से भी लाया जा सकते हैं, या जिस मंत्री ने नंबर बता देंगे अपन तो वो ले आओगे आप, उसकी पूरी डिटेल तो वहां से आ जाएगी। लेकिन उसके अंदर चाबी क्या है, इन्होंने कहा कि सोलर से जो बिजली पैदा होती है ना, उस बिजली को जो राज्य इनके डिस्कॉम यदि यूज नहीं करेंगे तो हम पेनल्टी लगाएंगे सेंटर वाले। यानी पहले आप सोलर वाली बिजली काम में लो और फिर दूसरी बिजली काम में लो, वरना हम इसको पेनल्टी लगाएंगे कि ये बात उसमें आई। बाद में 26 तारीख आ गई। 26 तारीख का अब ये डॉक्टर अनिल को मैंने कहा था वो आ जाते तो बहुत ज्यादा फायदा रहता। हरियाणा के सांसद जिंदल ने सवाल पूछा कि कंज्यूमर कंप्लेंट रिलेटेड टू फूड एंड बेवरेजेस, कि इसको हम कैसे करें, पूरा देश कचरा खा रहा है और हम इस बात को सामाजिक सहकार के मॉडल पे लेकर के हम चल रहे हैं कि कंज्यूमर का और किसान का रिश्ता कैसे जुड़े। ये सवाल हमारे लिए बहुत अहम सवाल है कि उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म इस बात पे प्लेटफॉर्म करता है कि कंज्यूमर से एक किसान का डायरेक्ट लिंक कैसे होता कि बीच का जो ये पैक्स हैं इनके FPO है या फार्मेट गेट है, ये जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो सारी फ्लॉप हो जाए तो किसान ऑटोमेटिकली अपने वहां पे उसको रख करके इनको डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दे। तो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है उसके बारे में उसने सवाल कहा कि भाई अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ज्यादा प्रोसेस किया हुआ फूड भी खा रहे हैं। तब मंत्री का ये था कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उसको आप उपयोग करो। फिर जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है उसके 20 इंग्रेडिएंट है जिनको हम पैकेट पर लिखते हैं। ये बात सही है, ये मैंने भी देखी है। अब सवाल ये है कि जो कंज्यूम करने वाला आदमी है, जैसे चिप्स खा रहे हो ये कर रहे हो, तो उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है उन चीजों को ये नहीं लिखा हुआ कि खतरनाक है हानिकारक है, नीचे एक लाइन पतली सी लिख देते हैं ये कि ये चीज गलत हो सकती है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखते। अब इसके अंदर जैसे अजिनोमोटो साल्ट है वो नुकसान करता है पूरा शरीर को, लेकिन उसके अंदर अजिनोमोटो नहीं लिख करके उसका केमिकल नाम लिखा हुआ है। दूसरे साल्ट हैं उनके भी केमिकल नाम लिखे हुए हैं।
कौन सी चीज हानिकारक है कौन सी सही है ये आम आदमी को पता नहीं। पाम ऑयल से नमकीन निकाली जाती है, ये जो आपका बीटी कपास का तेल है उससे आपका जो है उसके अंदर ये चिप्स वगैरह ये की जाती है। अब इन सारे मामलों के अंदर ये मामला उभर करके आया कि भाई काफी इस पे लोगों ने इंटरेस्ट लिया, दो चार और भी बात उठी कि भाई आप इसका स्पष्ट जवाब दो कि जो 20 इंग्रेडिएंट तो आपने बता दिया कि हमने तो लिख दिया, और इसके अंदर एफएसएसआई है जो 2% से ऊपर इसका प्लस माइनस होता है तो उसको कह देते हैं, बीएसआई ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का है जो वो है, और 242 लेबोरेटरी हमारे पूरे देश में। अब भारत के लोगों को लेबोरेटरी का पता नहीं, आप वहां सैंपल ले जाओ, और मोबाइल लैब घूम रही है, लॉन्च कर रखा है कंज्यूमर के लिए। इन 242 लेबोरेटरी की लिस्ट लें, उनके ऊपर हम सैंपल ले जाएं इनके टेस्टिंग के लिए, और दूसरा जो मोबाइल लैब है इनको कहें कि भाई ये चीज देखो इसमें क्या जो मटेरियल डाला। अब जानना ये है कि फूड टेक्नोलॉजी के आदमी, उनको मैंने कहा तो था लेकिन आ नहीं पाए, वो आएंगे तो उनसे बीच में उनको रोक के उनसे ज्ञान लेने की करेंगे। रिफाइंड ऑयल का उसने कहा जी ये खतरनाक है, डबल रिफाइन हो रहा है, तो 12 तत्व में आप मिला रहे हो, सिंगल में 7 मिला रहे हो। तो अब ये रिफाइंड तेल आपका ये जो है ये मार्केट में अट्ठा पड़ा है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने तो उस पर सारा चीज लिख दिया कि ये चीज इसमें है। अब आपके लिखने से आम आदमी को क्या पता, उसने तो वो ली पिया नक्की करिया। ये कोको कोला बेवरेज के मामले में आया, ये जो भी आपके पढ़े, यानी पूरा का पूरा मार्केट दूषित है। और लेकिन सरकार अपना हाथ खड़ा कर रही है एफएसएसआई के मार्फत, बीएसआई के मार्फत, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के मार्फत, और आप अपने आप में जागो, और कंज्यूमर हो तो आप अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाओ और अपना काम करो। अब हम इस बात को, किसान यूनियन इस बात को उठाए कि जो भी मार्केट में चीज खाई जा रही है किसान से ला करके जो जो इसमें मिल आउट की जा रही है, उस मिल आउट को बिचौलिया करके और नफा कमा रहा है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज बाहर आए, कुछ एनजीओ लगे, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग लगे और इस बातों को बाहर लाए, तो हो सकता है कि कंज्यूमर इस बात से आगाह हो कि यार इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज हमें लेनी नहीं है, हम चलो किसान के पास चलते हैं सीधे। तेल है, रिफाइन तेल है, तो बात चली थी कि भाई आप इतना तेल ला रहे हो बाहर से, ये रिफाइन करके बेच रहे हैं, क्यों पंगा कर रहे हो भाई, यही पैदा करवा लो किसान से। अब गवर्नमेंट की क्या सेटअप है, क्या पॉलिसीज है, ये मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, और किसान यूनियन को भी इन बातों पे करना चाहिए कि आप क्यों ला रहे हो इतनी चीजें बाहर से। आप ये लेबोरेटरीज का किसको पता है 242, कई बार तो मैं सोच रहा हूँ गूगल निकाल के इसकी साइट पे जाके, अब इतनी एक्सरसाइजें करने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए। और हम यदि इसको नहीं कह रहे हैं, मेघ सिंह जी जुड़े हुए हैं, तो मेघ सिंह जी, अनिल जी नहीं जुड़े, और आपको मैं इस सवाल पे रोक के ही क्यों आगे चलेंगे, तो कोई छोटे मोटे सवालों से हमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, संसदीय बहुत बड़े सवाल चलती है। कंज्यूमर की कंप्लेंट के मामले में सरकार 20 इंग्रेडिएंट को पैकेट पर लिख करके पल्ला झाड़ रही है। रिफाइन ऑयल के मामले में इन्होंने कह दिया हमने सब कुछ लिख दिया, कर दिया। एफएसएसआई जो है वो करती है, 2% से ऊपर कोई होगा तो पंगा नहीं करेगी, और बीएसआई जो भारत का जो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो है वो है 242 हमने लेबोरेटरी दे दी, और ये सारा कुछ तंत्र हमारे पास में है। अब कंज्यूमर को चाहिए कि वो जागृत रहे, अच्छी चीज खरीदे। हम इसमें एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ये ढूंढ रहे हैं कि कंज्यूमर और फार्मर के बीच में लिंक करने के लिए सरकार का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फ्लॉप गेम है। एफएसएसआई का सर्टिफिकेट 2000 में मिलता है, हमने खुद ने लिया है, वो कहीं भी हो कोई टेस्टिंग नहीं होती, और इसी तरह से बीएसआई का भी यही हाल है, और इन लेबोरेटरियों का आम जन को कोई पता नहीं है। ये सारी परिस्थिति यदि हम इसको फाइट में लें, यूनियंस वगैरह या हम जो भी काम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई टीमें बना करके, और कुछ पैकेज के रूप में भी लें, भाई यहाँ ये चीज है जैसे, तो ये आरटी जिसको कहते हैं राइट टू ईट फूड है, उसके पैकेट लें, उस पर क्या क्या लिखा हुआ। जैसे मैंने कल एक बार जोधपुर मीटिंग की, उसके अंदर हमने ये आधा घंटे का डिस्कशन लिया था, उसमें ये बात उभर करके आई कि यार ऊपर लिखा हुआ है सारा बोलो, और मैंने भी देखा बात लिखी हुई है, क्योंकि वहां हमने पकड़ा केमिस्ट्री के एक आदमी को, प्रोफेसर था वो, कॉलेज का मामला था,
मेनका जी, इसमें आप बताइए कि कौन सा इंग्रेडिएंट है जो शरीर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव है। इधर फूड टेक्नोलॉजी था तो न्यूट्रिशन और ये बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाला आदमी जो है ये बताता है कि ये केमिकल क्या है और साइड इफेक्ट इसके क्या है। तो अजीनोमोटो साल्ट मुझे याद था, अजीनोमोटो उसमें लिखा हुआ नहीं था, अजीनोमोटो की जगह वो केमिकल नाम था उसका। दूसरा जो है ये कुछ ऐसी लिखा पढ़ी कर देते हैं ऊपर में बहुत महीन महीन इस चीज के अंदर, और कौन दे पैकेट मिलते हैं बाजार में, ये कुरकुरे दे दे, ये दे दे, ये सारा चलता। अब ये जो ढांचा खड़ा हुआ ये मार्केट का, इसके अंदर फार्मर जो है वो इसीलिए ये सारा ये बिल आ रहे हैं, ये मार्केट पूरा का पूरा किसान के माल को खींचने पे लगा हुआ है, फार्म गेट पे लगा हुआ है, किसान पल्ला झाड़ के 2 रुपए उसको चाहिए तो जमीन भी दे रहा है, माल भी दे रहा है, पीछा काट के पैसे लेके अपना जो भी खुर्द बुर्द करने पे लगा हुआ। हम यदि कंज्यूमर को इस बात के लिए अवेयर करें, इन्होंने तो पोर्टल वगैरह बना रखे हैं, कह दिया भाई हमारा पोर्टल है, जाओ आप जाओ शिकायत करो, वो करो। इसके अंदर किसान को हेल्प करनी चाहिए, कंज्यूमर की मजबूरी है और कंज्यूमर हेल्प करे, इस मामले में मेरा ये चिंतन है। तो क्या इस तरह की कोई टीमें बनाई जा सकती है? क्योंकि सिंह जी आप ऑनलाइन रहते हैं तो आप ये इस सवाल पे अपनी बात को रख, तो क्यों हर एक से अलग अलग सवाल है, सुवालाल जी के लिए भी एक सवाल है और भी सवाल है, और डॉक्टर अनिल यदि आगे फूड टेक्नोलॉजी वाला तो उनसे भी कुछ ज्ञान ले लेंगे। मेघ सिंह जी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर आगे चलता हूं मैं आगे के सवालों में। संसद में जो भी बातें उठी है उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, और ये शेडो कैबिनेट का पार्ट है और हमारी कैबिनेट बैठी हुई है। मेघ सिंह जी सुन रहे हैं आप? हाँ मेघ सिंह जी सुन रहे हो तो बीच में आप चले गए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मेरी रेंज कटेगी, इस तरह से कट जाती है, फोन ही कट गया था। खैर एनीवे, मेरा कहना ये है सर कि जो आपने टॉपिक लिया है ना, ये टॉपिक थोड़ा अपसाइड डाउन है। मोरलिटी के हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है कि हम कंज्यूमर और किसान की बात करें मोरलिटी के हिसाब से, बट मैं आपको इसकी मैं स्टार्ट करता हूँ लीगलिटी से। इसकी लीगलिटी क्या है? देश में यदि मैंने आपको कोई सामान बेच दिया और वो सामान है 500 रुपए का और मैंने आपको बेच दिया 5,000 का, तो सारा आदमी, सारा इंसान, सारा समाज कहेगा भाई मैंने आपको लूट लिया, 5,000 का क्यों बेचा, है ना? 500 रुपए की चीज थी 5,000 की बेच दी, भाई बेईमाना कर रहा। जैसे वो मॉल में देखते हो आप, गन्ने रखे रहते हैं और वो एक गन्ना 100 रुपए का बेच देते हैं, और किसान का नहीं बिकता हो 3 रुपए का भी, है ना? तो इसमें सबसे पहले है देश में कानूनी स्थिति क्या है। देश की कानूनी स्थिति यह है कि कानून साफ तौर पे बोलता है लेट द बायर बिवेयर। 4 शब्द हैं, लेट द बायर बिवेयर, मतलब खरीदने वाला जिम्मेदार है। यदि वो लूट रहा है तो ये उसकी गलती है। बेचने वाला 100 रुपए की चीज को 1 लाख की बेचे, मतलब वो चलेगा। जैसे वो था ना, चंद्रा स्वामी ठग था एक, वो क्या करता था? आप इसमें बेचने वाला फार्मर या वो जो इंडस्ट्रियल, दो नहीं आदमी नहीं, बेच रहे हैं, आप दो उस पे आदमी बाद बेच में रहे हैं। आएंगे, उस पे बाद में आएंगे। आप पहले देखिए लीगल में दोनों की परिभाषा एक ही है। बेचने वाला जैसे क्या करता था चंद्रा स्वामी, हाजमोला की गोली इंग्लैंड में, हाजमोला की एक गोली 1 पाउंड की बेच देता था, जो आती 3 पैसे की थी उसको वो 75 रुपए की बेच देता था। मतलब मार्जिन का हिसाब लगाओगे तो लगा ही नहीं पाओगे, है ना? तो ये जो कहानी है, कानून कोई आइडेंटिफाई नहीं करता अलग अलग बेचने वाले को और खरीदने वाले को। ये एक है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ग्राहक और कंज्यूमर का, है ना? और वो कंट्रोल्ड होता है लेट द बायर बिवेयर से। ये तो है देश की लीगल स्थिति। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये जो खरीदार हैं इनकी नॉलेज की बात करते हैं। दुनिया में जितने लोग, जैसे आजकल हम नमकीन खाते हैं, ये चिप्स वगैरह, ये लेज, या फिर जो नमकीन आते हैं ये हल्दीराम की, उसकी चाय के साथ बैठ के फिक्की चाय पीते हुए मैंने खुद के सर्कल में 10 लोग ऐसे देखे जो फिक्की चाय पी रहे होते हैं कि भाई हमें डायबिटीज है, साथ में नमकीन खा रहे होते हैं और 100 ग्राम नमकीन खा जाते हैं। वो पैकेट तक नहीं पड़ते कि उस नमकीन में 55% मिठा है। सारी नमकीनों में आधे से ज्यादा मिठा है और नमकीन खा लेते हैं और चाय फिक्की पीते हैं। मतलब इन अंधों की हालत ये है। कंज्यूमर की बात कर रहा हूं मैंने, पहले बताया आपको लीगल, फिर हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि अंधों की हालत ये है कि ये उस मजाक होता है हरियाणा में कि एक आदमी आया, आके बोला भाई एक काम कर फिक्की चाय बढ़ा दे और 1 पाव मिठाई तोल दे, है ना, चाय के साथ खा लूंगा। भाई फिक्की चाय क्यों? कि मुझे डायबिटीज है। मतलब कहने का ये है कि वो खा रहा है चीनी,
50%, 55% चीनी खा रहा है, पर वो नमकीन की फॉर्म में खा रहा है और वो लेबल पे साफ लिखा हुआ है और वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। ये है कंज्यूमर की स्थिति। अब मैं आपको बताता हूं कंपनियों की स्थिति। कंपनियां क्या करती हैं, ये बहुत पहले एक आया था MSVO करके, सरसों के तेल के बारे में हंगामा हुआ था इस देश में करीब कोई 10 साल पहले, है ना। एक बड़ी कंपनी है, सिंगापुर और भारत वाले दो बड़े बड़ियों की, है ना। उन्होंने, सरसों का तेल काफी महंगा हो गया एक बार, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने अलाउ कर दिया भाई इसके अंदर सरसों के तेल के साथ में बाकी के तेल मिला के बेच सकते हो, बशर्ते आप लेवल पे कहीं लिख दो कि इसमें हमने अलग तेल ले रखा है। और उसकी एक टर्म बनाई इन्होंने, MSVO, मल्टी सोर्स वेजिटेबल ऑयल, है ना। कि भाई ये लिख दो कि मिनिमम इसके अंदर सरसों का तेल इतना तो होना चाहिए, पर यदि इसमें आधा तेल आप दूसरा भी मिला के बेच लोगे और वो कैसा भी तेल हो तो चलेगा। और आज के दिन बड़ी से बड़ी कंपनियों के लेवल पे मैंने कईयों पे खुद देख चुका हूं MSVO लिखा हुआ, है ना, सरसों का तेल बेच रहे होते हैं। और यहां तक की निर्लजता है कि कच्ची घानी का तेल ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया, उस पे वो नीचे लिख देते हैं स्टार डाल के छोटा सा कि ये कच्ची दाने का तेल नहीं है, ये हमारा ब्रांड नेम है ना। बट जो आदमी खरीद रहा, बड़ा बड़ा ब्रांड सामने लिखा है कच्ची दाने का तेल, सरसों तेल, वो सरसों तेल खरीद के मतलब सोच के खरीदता है और उसके अंदर MSVO तहत मैं अलग अलग सिंह जी, मैं आपको इंटरवेन करना हूं कि ये हाँ। व्यवस्था सरकार की है, सरकार इनसे मिली हुई है, ये अपने सबको एक ज्ञान है, लास्ट ज्ञान पॉइंट से लेकर व्यवस्था का ही रह रहा है, मैं व्यवस्था और बता देता हूँ अब आपको हम व्यवस्था क्या है। किसान को बचाने के लिए, मैं कंज्यूमर उसी से पर आ रहा हूँ, जोड़ने के लिए कोई ऐसा क्ल्यू सोच सकते हैं? आ रहा हूँ, एक बार व्यवस्था का और सुन लो। मैंने आपको कंज्यूमर का बताया, है ना। मैंने आपको अवेयरनेस लीगल बता दी, आपको जो कंपनी है उनकी हालत बता दी। अब एक लास्ट बता देता हूँ व्यवस्था। आप लैब की बात कर रहे थे, लैब बना दी, ये कर दिया। लैब क्या है वो सुना देता हूँ। मैंने खुद कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भेजा, है ना, कि इसमें कितनी कैलोरी है। क्योंकि एक सिंपल टेस्ट होता है, 449 बोलते हैं उसको। ये 449 क्या है, मैं आपको बताऊं हनुमान जी, कि आमतौर पे माना जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, 449 बोलते हैं हम इसको, है ना। मैंने एक मटेरियल पे, पैकेट पे डिटेल पढ़ी, मेरा दिमाग खटका, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरेस्ट है मेरा खाने पीने की चीजों में, इस तरह के किसानों वाले मामलों में। तो मैंने उसका 449 कर लिया बैठ के। मेरे हिसाब से कैलोरी गड़बड़ा रही थी। टोटल कैलोरी जो लिखी हुई थी वो अंडर रिपोर्टेड थी। कैलोरी उस चीज में होनी थी करीब 150 और उन्होंने रिपोर्ट कर रखी थी 80, है ना। मैंने कहा यार इसको टेस्ट करा लेते हैं। मैंने एक लैब में भेज दिया। लैब से जो रिपोर्ट आई ना, मैं माथा पकड़ के बैठ गया भाई जी। उन्होंने लैब में कोई कैलोरी मीटर तक नहीं था, NABL एक्रेडिटेड लैब, है ना, बिना कैलोरी मीटर की। और मैंने कहा यार मैं तो टेस्टिंग के लिए दिया, इसमें कैलोरी बताओ आप मुझे, कैलोरी मीटर से कैलोरी नापो। 449 तो मुझे मैनुअल करना आता है ना। मैं 4 से गुणा करना, फिर 4 से गुणा करना, फिर 9 से गुणा करना, जोड़ देना जितना कंटेंट आपने मुझे बताया। भाई जी 3 महीने तक उस लैब को मैंने मेल लिखे, है ना, फोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने, बाद में नंबर ब्लॉक कर दिया मेरा। आज स्थिति ये है कि जो टोटल लैब है जितनी चाहिए उसकी मात्र 10% लैब है संख्या में, उसमें से भी 10% है NABL एक्रेडिटेड, और उनमें भी इक्विपमेंट नहीं है, सिंपल 449 करके रिपोर्ट देते हैं, है ना। ये है व्यवस्था जो एग्जिस्टिंग है। तो ये तो है 4 चैलेंज आपके सामने। अब एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, सॉल्यूशन इसका सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस हम अपने अधिकारों वाली चीजों पर करें या फिर कंज्यूमर का फायदा करने के लिए करें, उसके रिसोर्स, समय, एनर्जी, पैसा, वो सब देखना पड़ता है। वो बड़ा चैलेंज वाला काम है। यदि किसान कोई अपनी चीज बेचना चाहता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर तो जिन लोगों 2-4 को जानता है उन्हें समझा सकता है, बशर्ते पहले किसान ये समझा पाए। इसलिए किसान को समझ होनी चाहिए। जो बातें हम कर रहे हैं वो भी 1% किसान नहीं जानता बेचारा। समस्या यहाँ है। तो मैं सिर्फ आपको एक निवेदन करूंगा, वो काम मेरा आप कर देना। नवीन जिंदल है या कोई पता नहीं कौन सा जिंदल है, जिंदल का सवाल है, सवाल नंबर 361 है, लोकसभा का है। इसके पास में पूरा डॉक्यूमेंट आया है, भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट इसको दिया। वहां तो बहुत हल्के में होता है, मैं फिर लिखता हूं तो उसमें कुछ चूक जाता हूँ। 361 नंबर सवाल का, हरियाणा से आप अटैच हैं, साथियों से मिलके
क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी वाले आदमी मेरा हेल्प नहीं कर सकते। डॉक्टर अनिल को मैंने बुलाया, लेकिन मैं भी नहीं चाहता था, मैंने कहा दूसरी आईडी से जुड़ जाओ, तो वो जुड़े नहीं और प्रॉब्लम उनको नहीं करना चाहता मैं। नमिता को भी नहीं कहा मैंने। मैं आपको ये एक काम सौंप रहा हूँ कि 361 क्वेश्चन नंबर याद रखना आप, और 26 मार्च का है, और इसके अंदर सवाल है कंज्यूमर कंप्लेंट रिलेटेड टू फूड एंड बेवरेजेज। इस कंप्लेंट के बारे में सरकार ने जो भी जवाब दिया है, मोटा मोटा सा उन्होंने बोला, मंत्री ने, वो सप्लीमेंट्री पे बोलते हैं, सवाल का जवाब अलग होता है। तो वो जो भी है ना, तो सप्लीमेंट्री पे ये बातें आती है, तो वो तो मैं तो इतना ही सुन पाता हूँ, लेकिन मैं अवेयरनेस के तौर पे लोगों को कहता हूँ यार इनको देखो, अंदर जाके देखो इनको, और टीम बनती है। तो आप ये मेरी हेल्प करना, मैं बढ़ता हूँ आगे अब संसद की कार्रवाई में। ओके। 361 नंबर सवाल है, जिंदल का सवाल है, जिंदल के पास मिल जाएगा, किसी चेलो को भेज के उसकी पूरी स्टडी करके। 242 लैब है, उसकी भी कोई लिस्ट विस्ट दी हो तो उसका पता लग जाएगा, या जो भी होगा अपने को पता करना है इसका। मोबाइल लैब का भी बताया मंत्री ने, तो पूछे तो सही कहाँ है मोबाइल लैब, कहाँ मोबाइल कर रही है, उसका भी पता करें। अब 362 था न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसके ऊपर न्यूक्लियर की बात थी, वो आगे आएगा, लेकिन यही मैं वर्णन कर दूं। न्यूक्लियर के मामले में देखो, प्रधानमंत्री के पास में है ये पीएम का राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोलता है, तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण हुआ, उसको अपन ज्यादा डिस्कस नहीं जाएंगे, किसान ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही कि देखो हमने जो है वो जो बाबा है उसकी कल्पना को हमने कर दिया मोदी जी ने पूरा। वहां नेहरू था 50 में, लेकिन उसका नाम नहीं, बाबा का नाम लिया वहां, तो यहाँ मोदी जी का नाम लिया। नाम कर क्या दिया कि हमने प्राइवेट लोगों को सौंप दिया ये न्यूक्लियर के जो प्लांट है, इनके अंदर छोटे छोटे बनाने, एनर्जी बनाने का ये काम। तो इसमें ये बड़ी खुशी मना रहे हैं। तो कुछ विपक्ष के लोगों ने कहा भाई प्राइवेट में पंगा हो जाएगा, न्यूक्लियर का मामला, परमाणु का मामला है, तो इसमें थोड़ा कंट्रोल रखो। तो लेकिन वो बात इन्होंने ज्यादा सुनी नहीं और लंबी चौड़ी बात की, हमें एनर्जी चाहिए वो चाहिए। अब आता हूं मैं सवाल अन्नदाता से ऊर्जा दाता किसान का मामला। ये भी सवाल टिपिकल है, ज्यादा इस पे क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा अपना। इन्होंने जमीनों के ऊपर 3 तरह की ए, बी और सी का हमने ऐसी व्यवस्था की है। एक प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव है, एक लैंड के ऊपर है 30% सब्सिडी है, और सी पार्ट है, इसके अंदर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। और सोलर, और ये जो है जमीनें दो और सोलर लगाओ। ये 364 नंबर सवाल है, किसका है ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन मोटी सी एक ये भी किसान के लिए खतरा है कि पशुधन कहाँ चरेगा। ये 20-20 साल की लीज पे, कई 30-31 साल की लीज पे भी ले रहे हैं, इसमें बड़ी समस्याएं होगा। पीएम कुसुम वगैरह, जैसे क्या है कि पहले एक सवाल पिछले सेशन में अपन ने किया था कि भाई आप ऊपर टावर लगा के सोलर लगा लो ताकि नीचे खेती और जमीन भी काम आ जाए, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। छतों पे लगाओ तब तक ठीक है। छतों के मामले में डिमांड ड्राइव है कि निकाह तो पीएम सूर्य के नाम से, और महाराष्ट्र में ये ठीक हो रहा है। फिर ऑनलाइन गेमिंग की बात आई थी, जनरल है, बच्चे जा रहे हैं कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत चलता रहा। अब बाद में सीएसआर के बारे में हुआ, ये उड़ीसा के साथी ने पूछा, बर्तरी जो है उसने सीएसआर का पूछा। देखो अब सीएसआर में बदमाशी क्या है। सीएसआर जो है मतलब एक्चुअली होनी किस लिए थी कि पहले बनी थी ना सीएसआर, कि जिस एरिया में फैक्ट्री लगे वहां के लोग के वो काम हो। लेकिन वो दूसरे देशों का सीएसआर भी जो कंपनियां लगी हुई है वो यहाँ यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं सीएसआर में कि यहाँ खर्च करो या नहीं करो। तो उसने कहा यार मैं चाहता हूं कि मेरे उड़ीसा में पानी नहीं है, तो सीएसआर का पैसा पानी के लिए हो। आपने जेजेएम योजना ये तो कर दी, लेकिन पानी तो है ही नहीं, तो पानी की व्यवस्था पे खर्च करो ना सीएसआर का पैसा। इन्होंने कहा कि हमने गाइडलाइन दे दी है कि आप हेल्थ और एजुकेशन पे करेंगे, जो आयुष्मान भारत का जो झमेला खोल रखा है उसमें हम देंगे, और एजुकेशन में दे रखा है। तो एजुकेशन का इन्होंने जो है ढांचा बना रखा है, वहाँ जो है यूनिवर्सिटी इनके वो पूरी फौज लगी हुई है। जो डायरेक्ट भर्ती का जो मामला है ना, बिना डिग्री किए पीएचडी किए हुए प्रोफेसर बनने का, उनमें ये अपनी मर्जी से सीएसआर कुल मिला करके अपनी तरीके से खर्च कर रहे हैं। ये भी एक आम लोगों को जानने की बात है कि भाई सीएसआर तो उस एरिया के लिए था जिसमें फैक्ट्री स्थापित है, तो पर्यावरण के बारे में पब्लिक कहती या कुछ और बात कहती, पानी की समस्या पानी की कहती। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्देश दे सीएसआर वहां खर्च हो, लेकिन ये होता है। वेलफेयर ऑफ SC ST के मामले में भी सवाल उठा,
उसमें बजट वगैरह के लिए SC ST के तो दोनों ही गाते पीटते रहते हैं। एक सुवालाल जी आपसे है, इसमें संबंधित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं AI के लिए एजुकेशन के अंदर, ये सवाल था। 500 करोड़ रुपए इसमें इन्होंने कहा हमारे पास है। 3 एक्सीलेंस के सेंटर खुले हैं और नेशनल जो फंड है, NRF का फंड है, जो रिसर्च फंड है, जो 50,000 करोड़ का है, जिसके अंदर 36,000 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर देंगे, 14 ये देंगे, जिसमें CSR भी घुसा रखा 14 में इन्होंने अपने हिसाब से। तो अटल एकेडमी के नाम में फैकल्टी ऑफ ट्रेनिंग है। तो सुवालाल जी, यदि आप मुझे सुन रहे हो और आपको इसके बारे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, शायद IIT कानपुर, IIT दिल्ली 2-3 का ऐसा है, तो इसमें मेरे ख्याल से AI का मामला है, तो इन्होंने इनको ITI वगैरह को दे रखा होगा। आपके शिक्षा से संबंधित है, आप कोई बात 5 मिनट 2 मिनट कह सकें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम क्या सोचते हैं, संसद में बात आई है तो इसके मामले में। सुवालाल जी सुन रहे हो तो, नहीं हो तो अगला मैं सवाल ले। चलो, वो बहुत दूर बैठे हैं ठेठ वहां, तो शायद। अब एक सवाल आया था नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट के बारे में। ये पहले NDP था, फंड एलोटमेंट में। दूध जो है 471 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी। तो सवाल ये था कि भाई 471 ग्राम प्रति व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से आप जो है उपलब्धता है हमारे पास में, तो इसको यदि आप उपयोग कर रहे हो तो एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या, कि नहीं एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। दूध में हम फर्स्ट पोजीशन है, 239.30 मेट्रिक टन का हमारा कुल प्रोडक्शन है। और निर्यात में इन्होंने नील बता दिया, लेकिन हल्ला हुआ कि तुम निर्यात कर रहे हो, तो इन्होंने कहा दूध नहीं कर रहे हैं, दूध के प्रोडक्ट निर्यात कर रहे हैं। तो घूम फिर के कान इधर से नहीं इधर से पकड़ के निर्यात भी हमारे पास में, मतलब आयात के मामले में आया था। तो निर्यात तो हमारा नील है, लेकिन आयात जो है प्रोडक्ट हम ले रहे हैं कई जगह से। एक बात विशेष तौर से, आप बछड़ी पाल रहे हैं, इसलिए मैं मेघ सिंह जी आपसे पूछ रहा हूँ, फूट एंड माउथ डिजीज के कारण विदेशी हमारे दूध लेते नहीं है, ये सवाल आया। इसकी क्या आप पता है, जो हमारे भारत में फूट एंड जो है माउथ वाला जो डिजीज है, जिसके कारण से दूसरे देश के लोग दूध नहीं लेते और हम पीते हैं। मेघ सिंह जी 1 मिनट में इसका कुछ हमें क्लियरेंस करो, ये बात उठी है तो हम आप हंसोगे। चीन दूध का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, हमारा पड़ोसी है, हम उसके साथ डेफिसिट में हैं, ट्रेड डेफिसिट में। हम उसको दूध और मांस सप्लाई कर सकते हैं, बट करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ FMD की समस्या है। और सिर्फ FMD नहीं है, जोनोटिक डिजीज में ब्रूसेला एक बड़ी समस्या होता जा रहा है ना। जोनोटिक डिजीज वो होती हैं जो पशुओं से इंसानों में लगती हैं, जैसे TB होगी, ब्रूसेला हो गया, है ना। तो इसके लिए 3 साल पहले बड़े जोर शोर से 12,500 करोड़ का बजट दिया था, है ना, साहब ने। और 31 मार्च 2023 को, है ना, वो बजट अनयूज्ड वापस चला गया केंद्र सरकार के पास, है ना। RTI डाल के देख लो, आपको पता लगेगा। जब बजट आता है, जब ये औरत बजट पेश करती है, और फिर जब 31 मार्च को उसमें से बजट यूज्ड होता है, उनके आंकड़े कभी मिला के देखो, आपको पता लगेगा। आप बजट में हंस हंस के पेट के बल गिर पड़ोगे। पशुपालन पूरी तरह से अव्यावहारिक हो चुका है देश में। लोग सड़कों पे जानवर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने जो ट्रेड था, जो पशु मेले थे, वो बंद कर दिए। जो कम्युनिटी ट्रेड को करती थी, उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी व्यवस्था चरमरा दी, साल्वेज वैल्यू खत्म कर दी। और जो बाकी के जो, मतलब जैसे जो भैंस थी, और उस तरह की गाय की बात छोड़ दो, जो भैंस थी उसमें भी गाय के नाम पे लोगों को तंग किया, तो लोग गड्ढे से बाहर निकल गए। फूट और माउथ के बीच में डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी फूट और माउथ डिजीज, वही मैं बता रहा हूँ FMD के बारे में। फूड टेक्नोलॉजी क्या कह रही है डॉक्टर साहब, आप भी सुन रहे हो कि संसद में बात आई, मंत्री ने कहा ना, छोड़ो ना, सबसे पहले फूड एंड माउथ डिजीज के कारण से हम हमारे से विदेशी लोग दूध नहीं लेते हैं। हाँ, ये क्या कहानी हुई? तो ये कहानी इसलिए तो वही बता रहा हूँ, बात तो सुनो। FMD जो है वो इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि जिसके बारे में सरकारी एक पोर्टल है जिस पर रिकॉर्ड चढ़ाया जाता है FMD ब्रेकआउट का, कि जहां भी FMD ब्रेकआउट होगा या ब्रूसेला ब्रेकआउट होगा, वहां हम रिपोर्ट करेंगे। जब फील्ड सर्वे करती है यूनिवर्सिटी,
तो पता लगता है जालंधर के एक 2 ब्लॉक में किया था कि 23% लोगों को वो पशुओं को ब्रुसेला हो रखा है ना। और जब आनंद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में वेट पे मतलब जो वेटरनरी प्रैक्टिसेस करते हैं उनका सर्वे करती है तो वहां पे 17% डॉक्टरों को हो रखा है, मतलब पशुओं से। बट जो पोर्टल है उस पे 0 रिपोर्टेड केस है 2 साल से लगातार। आप समझ रहे हो? तो हाँ। डेटा, जिस डेटा को देख के आप संसद के बातों को विश्वास करते हो ना, ये जो बोलते हैं, ये वो इन्होंने प्रैक्टिस ही खत्म कर दी वो यूनिफाइड डेटा की और ढंग के डेटा की। इनकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर सकते आप। प्रैक्टिकली ब्रुसेला हो रहा है, नहीं, भरोसा दुनिया तो भर नहीं का करे पर्सन तो होता है। आंकड़े तो मैं सिंह जी आंकड़े तो ये लिखते हैं ना, इसलिए लड़ाई मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि मेरे बच्चों का भाग्य कि भाई फूट एंड माउथ का मेरे घर में कोई पशु है उसको हुआ तो डॉक्टर साहब हाँ। आप क्या कहेंगे ये दूध कितना मतलब फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या वाकई हमें खतरनाक है या प्रॉब्लम कहाँ है? फूट एंड माउथ को विदेश वाले लेते नहीं है दूध को। हनुमान राम जी सभी को नमस्कार। जो मैक्सिम जी कह रहे थे ना बात, वो बहुत सही बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ रिपोर्ट ही नहीं होता आउटब्रेक, नंबर 1। नंबर 2 क्या रहता है कि जो हमारे वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो एंटीबायोटिक देते हैं दबा करके, और जब आप एंटीबायोटिक दबा करके देते हैं तो जो उसकी एंटीबायोटिक के हम उस दूध में जो रेजिड्यूज आते हैं, हम बच्चे पीते हैं या हम पीते हैं, वो सिर्फ एंटीबायोटिक एक एंटीबायोटिक रेजिड्यू नहीं है, वो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको भी रजिस्ट कर रही है। तो ये जो एंटीबायोटिक का खेल है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात कर लो या जो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज हम उस दूध के साथ पी रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो कि कुछ भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक आपने किसी को दे दी, और इवन देन लाइक सपोज आपने कोई आउटब्रेक जो है रिपोर्ट ही नहीं किया, इवन देन आपके जो फूड में एंटीबायोटिक रेजिड्यू आ रहा है और वो आप खा रहे हैं, तो वो क्यों खाएंगे? वो तो अगर ये खा लेंगे तो उनके जो माइक्रोब्स नहीं हैं। डॉक्टर साहब दूध तो जैसे अमूल डेयरी थ्रू आउट इंडिया पैकेट में दूध दे रही है, मेरे आदमी को कैसे पता लगे कि इसमें फूट एंड ये डिजीज वाला माउथ वाला डिजीज वाला दूध इसमें शामिल है? देखिए इसमें क्या रहता है, जब मैं नेस्ले में था तो हम क्या करते थे कि जो फार्मर्स डेवलप किए नेस्ले ने पर्टिकुलर रूट के ऊपर, मिल्क रूट के ऊपर, उन्हीं से वो इन्फेंट के दूध का, इन्फेंट फार्मूला के लिए दूध लेती थी, उसके लिए एंटीबायोटिक रेजिड्यूज के टेस्ट करती थी, और बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एंटीबायोटिक रेजिड्यूज नहीं होने चाहिए इसलिए वो उसको यूज नहीं करती थी वहां पर। वो किस में यूज कर लिया करते थे कि मिल्क पाउडर बनाने में यूज कर लेते हैं जी हम, जो कि एवरीडे में यूज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। या आपने कुछ इसी तरह से जितनी भी लिक्विड मिल्क कलेक्शंस और लिक्विड मिल्क सप्लाई करती हैं, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, वीटा है, सरस है, पारस है, ये कोई भी इस तरह का टेस्ट नहीं करती हैं। मेरे पास 10 पशु हैं, एक पशु को हुआ, मैंने 10 के 10 पशुओं का मिला करके दूध डाल दिया। एक ऐसा तो नहीं है कि मैं एक पशु का रख लूंगा अपने पास दूध और 9 पशु का डाल दूंगा, या 2 को हुआ तो मैंने उन सभी का दूध जो है डेयरी में डाल दिया। नहीं डॉक्टर साहब सवाल ये है कि इसने मंत्री ने ये कहा कि बाहर वाले दूध लेते नहीं क्योंकि हमारे ये रोग है इसलिए, वो तो लेते ही नहीं ना, हमें खिला रहे हैं ये लोग। हाँ वो नहीं लेते, वो इस वजह से नहीं लेते क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यूज भी रहते हैं और हम रिपोर्टिंग ठीक से नहीं करते, हम उनकी आइसोलेशन ठीक से नहीं करते, ये दिक्कत है। सर ये तो है ही, इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात समझो हनुराम जी, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर स्टैंडर्ड मैच ना करने पे इंडिया में बिकती रहती हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ इतनी नहीं है जो सर ने बोला ना, एएमआर से डेथ बताऊं, 2019 में मैं इस पे काम किया था कुछ, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो एंटीबायोटिक से डेथ होती है इंडिया में, उस साल 3 लाख मतलब 2,97,000 डेथ थी और 10 लाख से ज्यादा एसोसिएटेड डेथ थी। और ये चीज इंडिया में ऐसी चलती रहती है। और ये पोल्ट्री में बहुत भयंकर होता है, डेयरी में भी होता है। पोल्ट्री में तो इसका 9 गुना है, डेयरी में 1/10 भाग है दूध में, पोल्ट्री में बहुत ज्यादा है। ये ऐसे चल रहा है इंडिया में। इंडियन जो है तमाम तरह के चैलेंजेस के बावजूद जिंदा है, ये बस एक चमत्कार है ना, वरना बहुत बुरी सिचुएशन है। इस बारे में एफएसएसआई कुछ नहीं करता, कोई टेस्टिंग नहीं है। अमूल की, जो अमूल की बात आप कर रहे हो, बता देता हूँ आपको। अरे सर दोनों एक्सपोर्ट हो तो किसान को फायदा नहीं मिलेगा क्या? एक्सपोर्ट होने के अंदर बैन हो गया, ये डिजीज के कारण से ही हो गया। और डिजीज हटाएंगे कैसे? डिजीज तो रिपोर्ट ही नहीं करते अगले। डिजीज, जब डिजीज होती है, आउटब्रेक होता है, तो सीवीओ को पूछा जाता है जिले में, भाई कैसे
तेरे यहाँ बीमारी फैल गई तो इसको कंटेन कर, है ना। डॉक्टर पर सवाल आता है, इसलिए वो जब किसान के पशु बीमार होते हैं तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते उसको रिकॉर्ड में, और वो ऐसे ही दबा देते हैं चीजों को, और किसान पिसता है इसमें। किसान तो एक तो पशु गया, एक खराब दूध पिया समाज ने, इसके अलावा फिर एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ, उसके अलावा उसका मेन इशू होता है मीट में, मीट प्रोडक्शन गड़बड़ हुआ। तो ये जो चीज है ये तो हो रही है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रही है सर। आप कह रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो जनरल प्रैक्टिस है इंडिया में। नहीं, संसद में एक मंत्री यदि ये स्टेटमेंट देगा, बाहर वाले तो नहीं पी रहे हैं, क्यों नहीं पी रहे हैं? हाँ। इस रोग के कारण से वो लेते नहीं, तो यार तू भारत वालों को तुम डेयरी से क्यों सप्लाई कर रहे हो? हमें क्या पता लगा तुमने ये इसका कचरा हमें पिला रहे हो आप। इससे अच्छा एक सेकंड दो मुझे, ये जो कलेक्शन का मेथड है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट आपको कलेक्शन का जनरल मेथड बताता हूँ। आप पशु का दूध निकालते हो शाम को 3, 4, 5 बजे, है ना। दूध निकालने के बाद किसान अपने यहाँ इकट्ठा करके दूध 2, 4, 5 पशु का जो भी निकाला लेकर आसपास की डेयरी पे जाता है कलेक्शन सेंटर पे। कलेक्शन सेंटर वाला 3, 4 घंटे दूध इकट्ठा करता है, रात को 8 बजे तक, जनरली 8 बजे तक सबका दूध आ जाता है। उसके बाद उस दूध को लेके एक वैन वाला आता है, गाड़ी वाला, वैन इकट्ठी करने, वो आता है रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी, है ना। वो वैन वाला वहां से चल के आसपास के चिलिंग सेंटर पे जाता है जो 10, 20, 30, 50 किलोमीटर दूर होता है ना। और ये सारा चिलिंग सेंटरों पर रात को भीड़ देखोगे आपको लगनी शुरू होती है रात को 11:30, 12 बजे से, और 2, 2:30 बजे तक चिलिंग सेंटरों के बाहर गाड़ियां आगे लग जाती हैं सारी, तब वो दूध ठंडा किया जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे, हनुमान जी, कॉमन सेंस है, हर एक किसान जो यहाँ बैठा हुआ है वो सब जानते हैं, यदि मैं दूध निकाल कर थर्मस से रख दूं, है ना, और उसमें कुछ ना डालूं फटने से बचाने के लिए, और उसे 8 घंटे बाद गर्म या ठंडा करूं, तो गर्म करते ही फटेगा या नहीं फटेगा? तुरंत फट जाएगा, है ना। पर इनका दूध नहीं फटता कलेक्शन सेंटर वालों का, इसका क्या वजह है? क्योंकि ये उसके अंदर फॉर्मलिन डालते हैं, है ना। और जो फॉर्मलिन मुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए रखी होती है, वो फॉर्मलिन जाके गांवों में सेंटरों पे देखो खूब डलती है, जिसके कारण वो दूध नहीं फटता। वरना यदि एक कैन दूध फट जाए तो मार्जिन इतना कम है उसका, 1-1.5 रुपए लीटर का मार्जिन होता है कलेक्शन सेंटर वाले का। एक कैन दूध फट जाए उसका 15 दिन का मार्जिन खत्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करता है, एक ढक्कन फॉर्मलिन डाल देता है, और वो फॉर्मलिन आदमी के लिए नुकसानदायक है। 2005 में बांग्लादेश जो हमारे कानून देख देख के कॉपीकैट कानून बनाता था, मतलब ये कहा जाता है इंडिया में जब कानून बनता है बांग्लादेश वाले उठाते हैं उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, अपनी संसद में पास करते हैं, कानून बना लेते हैं। उन्होंने भी फॉर्मलिन कंट्रोल एक्ट बना लिया था 2005 में। हिंदुस्तान में आज तक फॉर्मलिन कंट्रोल एक्ट क्यों नहीं है, कभी समझने की कोशिश करना। हमारे लोग जो दूध पी रहे हैं, चलो मैं अब आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा मेघ सिंह जी, ये सवाल तो स्पेशली आपके लिए है। 361 नंबर डॉक्टर साहब, 361 नंबर सवाल लोकसभा का जो है, आप इसकी स्टडी करके हमारे कभी सेशन स्पेशली आपके ऊपर रखा जाएगा कि उससे को तो पहले तो उसका उत्तर लेना, गवर्नमेंट ने क्या दिया है, कोई क्या लिखा है, उसके डेटा क्या है, किस तरह से 242 लैब कहाँ है, कैसे हैं, ये हम पहले थोड़ा, आप लेट आए डिस्कशन। 20 इंग्रेडिएंट की बात उन्होंने की, कंज्यूमर हेल्पलाइन की, तो ये आप उसके हिसाब से। लेकिन ये 273 नंबर राज्यसभा का सवाल है, इस पे डेयरी के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण ठोका था इसने, मंत्री ने, पूरा का पूरा। तो वो मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मोटी मोटी बात जो अपने फायदे की है वो अपने यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। एनडीपी को इन्होंने बंद कर दिया, एनडीडीपी से कोई संबंध नहीं है। पहले इन्होंने कहा भाई 2011 से चल रहा है, क्यों? तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हमें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया, इसमें हम ये का ये कर देंगे। ये बात आई तो मैंने नोट किया, मैंने कहा साथियों के बीच शेयर करूंगा कि यार वो पीते ही नहीं, हमें क्यों पिला रहे हो, ये क्या तरीका हुआ। तो सदन में जो बात आती है वो कुछ न कुछ प्रेशराइज करने के लिए हमारे पास में होती है। हमारे यूनियन, हम सोशल एक्टिविस्ट लोग या जो भी हम लोग हैं, इनको हमें प्रयास करना चाहिए कि ये गलत है भाई, तुम्हारे संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट है उसके अंदर ये 273 नंबर, राज्यसभा 26 तारीख, ये याद रखना, 361 नंबर। और ये तो अब मैं आगे बढ़ूं, एनआरए फंड वाली बात हो चुकी थी। एनआरए फंड में इसमें एक जो आंसर किया नवीन जिंदल जी जो एमपी हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसके अगेंस्ट जो आंसर किया उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। लगभग 23-24 में 1,70,000 से ऊपर सैंपल्स लिए गए। जो सैंपल फेल हुए 1,70,000 लिए गए, उसमें से 33,900 से ऊपर ज्यादा सैंपल फेल हो गए। अब आप देखिए कि आपका हमारा जो सैंपल है 20% सैंपल फेल हो गए हैं, जितना हमने लिया सैंपल। जो नहीं लिया वो तो अलग बात है, पूरे साल में जो सैंपल लिए
20% सैंपल फेल हो चुके हैं, और 20% सैंपल में से उनके जो 20% ऐसे हैं जो कि अनसेफ है खाने पीने के लिए, अनसेफ है, आप खा पी नहीं सकते हैं। तो इस तरह की कितनी जगह रही होंगी जिसमें से ये 20% सैंपल फेल हुए होंगे, और उसमें से भी आप खा नहीं सकते ऐसे सैंपल हैं जो कि फूड के सैंपल हैं, और पैक्ड फूड के सैंपल हैं प्रोसेसिंग के बाद के। ऐसा नहीं है कि वो आप जब प्रोसेस करने से पहले, जैसे माइक सिंह जी बता रहे थे कि वही फॉर्मेलिन डाल दी। फॉर्मेलिन तो जहर है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, जो कि ऑलरेडी सभी देश बैन कर चुके हैं, और वो हमारे यहाँ आज भी ढक्कन भर के डाल देते हैं। तो वो चीज आप ये मान के चलिए कि आप इतने सैंपल लिए सिर्फ, और उन सैंपल में से 20% फेल हो गए, और उनके जो हैं कितने सैंपल जो हैं वो अनसेफ हैं, फिर भी हम उनको खा रहे हैं, उन फूड्स को खा रहे हैं, चाहे पैकेट बंद हो चाहे कुछ हो। ठीक है, हमने कुछ रेगुलेशंस जो हैं, उन्होंने जो आंसर किया कि 2020 का रेगुलेशन आया था जी, जिसमें पैकेज के ऊपर आपको कमोडिटीज के बारे में लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने वो फूड बनाया है, उस कंपनी का नाम लिखना है जिसने वो फूड बनाया, उसका पता देना है, ताकि एफएसएसआई उसको रेगुलेट कर सके, पता कर सके कि किसने यूज किया, बना रखा है। तो ये उत्तर, इसका आंसर नहीं है, और ना इसका समाधान है। समाधान तो ये है कि जो बनाया, जिसके सैंपल फेल हुए और वो फिर भी प्रोसेस कर रहा है फूड को। बाकी मैक्सिंग साहब ने तरार साहब ने कर रखा है, एंड्रेज वो बताएंगे कुछ इस बारे में। हाँ, मैक्सिंग जी बताइए आप हंसना मत, बस के सिवाय नकली भी बहुत है, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया होगा, कईयों ने मिली भक्ति से, तो पूरी मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैक्सिंग जी बोलिए। आप बस हंसना मत बात का। पहले इस देश में कानून था एंटी अडल्ट्रेशन का, कि यदि खाने पीने की चीज में कोई दूसरी चीज पाई जाएगी तो इसके लिए सजा होगी। अडल्ट्रेशन का अडल्ट्रेशन रोकने का कानून था, एंटी अडल्ट्रेशन। उस कानून को चेंज करके इन्होंने कर दिया है फूड सेफ्टी। मतलब यदि ऐसी अडल्ट्रेशन पाई जाए जिससे आदमी मरे ना, तो अडल्ट्रेशन अलाउड है एक किस्म से। इसको बहुत सीधा ही समझो कि यदि पहले क्या था, सरसों का तेल है, यदि उसमें सरसों का तेल के बजाय कुछ और मिल गया तो आपको जेल हो जाएगी। बेसन है, बेसन के अलावा कुछ मिलेगा तो जेल होगी। हल्दी है, हल्दी के अलावा कुछ मिलेगा तो जेल होगी। अब क्या है, अब कहते हैं यदि हल्दी में बेसन मिला लिया, बेसन खा खा मर तो रहा नहीं, हल्दी डाल रहा है, 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच डाल लेगा, बेसन चला जाएगा अंदर, मरेगा तो है नहीं, कोई सजा नहीं। मतलब समझो आप, इन्होंने वो मतलब जो नेहरू ने बनाया था कानून, उसको गाली तो बहुत देते हैं ये, उसने बताया था अडल्ट्रेशन रुके, इन्होंने बना दिया सेफ्टी रहे, अडल्ट्रेशन बेशक हो। अब इस हालत में आप क्या उम्मीद करते हो कंज्यूमर की? नहीं, मतलब ऐसा है कि मैक्सिंग जी, हम यदि कहीं इन बातों को रेज करें ना, जैसे इसमें 361 नंबर में जो ये जिंदल वाला सवाल, इसमें बड़ा गोलमाल उत्तर दिया इसने, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, मैंने कहा आप पढ़ना, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट ना आपको नहीं आए थे तो आपको भी मैंने कहा है। और डेयरी वाले मामले में भी जो है, आप ये 273 नंबर राज्यसभा का जो सवाल है, जो फंड एलोटेड एंड यूटिलाइज का, दूध के प्रति व्यक्ति, ऐसे काफी डेटा इन्होंने दिए हैं। अब इसमें मैं ये पढ़ रहा था फूट एंड माउथ वाला, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, इन्होंने क्या नाटक बना दिया, ये तो कोई तरीका ही नहीं है इनका कि हम तो कुछ भी पी लें। तुमने डेयरियां खोल के बैठ दी और सहकारिता खोल दी और कर दिया, तो कचरा पूरा भारत के लिए खाने के लिए आप छोड़ दो, और बाहर वाले आपका माल नहीं ले, तो ये क्या व्यवस्था हुई? बाहर वाला नहीं ले तो भारत में भी अलाउ नहीं होना चाहिए, वो आदमी अलग है, ये आदमी अलग है। एक सर्वे हुआ जी कुछ दिन पहले, एक यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया, उसमें उसने 3000 सैंपल्स लिए मिठाई के। हमारे जो हलवाइयों की मिठाई रहती है उसके सैंपल लिए, उसमें 90% सैंपल फेल थे कि वो कलर डालते हैं। कौन से कलर डालते हैं? जो जहरीले रंग हैं, नॉन परमिसिबल कलर्स डालते हैं। जैसे आपने लड्डू में पीला रंग डालते हैं, वैसे लड्डू का तो पीला रंग जैसा होगा ही नहीं। मोतीचूर का लड्डू तो और भी ज्यादा रंग के साथ होगा। ऐसे ही बहुत से, ये तो सबसे शुद्ध मिठाई है जिसको आप बेसन की मिठाई मान लेते हैं और बूंदी दाना मान लेते हैं कि सबसे शुद्ध है, उसमें भी पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, और वो भी जो परमिसिबल नहीं है उससे ज्यादा, और या जो परमिसिबल कलर है ही नहीं कि आप ये रंग तो खा ही नहीं सकते, जहर है, उसको भी केमिकल कलर को डाल के रखते हैं। तो ये सब बड़ा खतरनाक खेल है। यूनिवर्सिटी कौन सी थी ये? अमेठी यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जिसने 3000 सैंपल लिए, कुछ उन्होंने पेपर लिखने के लिए लिए, उन्होंने सैंपल एक अपने एमएससी के प्रोजेक्ट को दे दिया।
आप गूगल के ऊपर भी लिखेंगे कि कलर सैंपल फेल्स बाय एमआईटी यूनिवर्सिटी और ये जो एनालिसिस हुआ, उसने पेपर पब्लिश किया उसके ऊपर कि इतने सैंपल्स मेरे फेल हुए हैं। तो वो चीजें देखिए, सिर्फ ये फॉर्मेलिन आपको अलाउड ही नहीं है। एजोडाइज जो है, हमारी रेड चिली की खेप जाती थी, लाल मिर्च की खेप जाती थी, जो कि यूरोप में जाती थी, अमेरिका में जाती थी, वहां एजोडाइज 80 में बंद हो चुकी है, 80 के दशक में। और यहाँ से वो एजोडाइज डाल के भेज रहे थे, वो चेक नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ तो परमिसिबल ही नहीं थी वो एजोडाइज। उन्होंने काफी समय पहले उनको टेस्ट किया कि वो इसमें तो एजोडाइज आ गई। अब वो उस एक्सपोर्ट को उन्होंने अपने यहाँ इंपोर्ट करने से बंद कर दिया कि हम ये मसाले लेंगे ही नहीं, और हर मसाले को एजोडाइज के लिए चेक करने लगे। अब तो हमारे सैंपल फेल होने लगे। मैक्सिमम सैंपल्स जो हैं यहाँ से, जो हम बहुत ही अच्छा करके भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से 11% से ज्यादा सैंपल फेल हो जाते हैं। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन, हालांकि हमारा जो भारत देश है, इसके सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पति उस लिस्ट में है कि जो खाई जा सकती हैं, सबसे ज्यादा लिस्ट उस लिस्ट में है कि जो खाई जा सकती हैं। इसलिए हमें मसालों का देश कहा जाता है। इसीलिए हम कभी एक्सपोर्ट करते थे तो हम विश्व गुरु रहा करते थे, बट उसमें इस प्रोसेसिंग को जोड़ के, इसको रंग को जोड़ के, उनके उन्होंने जब टेस्ट किए, तो इसलिए अब हम कंट्रीब्यूट करते हैं 1% से भी कम उस फूड बिजनेस में, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, और वो हम उसमें 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सोच के देखिए कि भारत इतना कुछ खाने के बाद, इतने अच्छे लिस्ट होने के बाद, इतनी लंबी लिस्ट होने के बाद कि हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम इंसान खा सकता है उस भोजन को, उसके बावजूद भी हम उससे 1% से कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उसमें। तो ये सिर्फ केमिकल का खेल है और रेगुलेटरी का ही गलत कार्य। जैसे अब बताया वैक्सीन तरार भाई साहब ने कि भाई पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट था, पीएफए था, उस पीएफए को उन्होंने बंद करके 2006 में एफएसएसए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ला दिया कि ठीक है जी, अब खाया जा सकता है, सेफ्टी है। वो थोड़ा सा तकलीफ दे है, जो कि सही नहीं रहा है। तो ये बहुत ही 361 नंबर और लोकसभा और 273 राज्यसभा किसानों के हित के हैं। तो आपसे मैं निवेदन यही चाहूंगा कि आप थोड़ी करें, क्योंकि आगे संसद खत्म होने के बाद में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही सवाल पे डेटा के, सरकार के डेटा के और वैज्ञानिकों के डेटाओं को मिला करके हम ये करेंगे कि भारत खा क्या रहा है और भारत दूध के रूप में पी क्या रहा है। यदि ये नहीं होता है तो किसान की हालत सुधर नहीं सकती। इसलिए हमें जड़ में पानी देने के लिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें कंज्यूमर तक पहुंचे। कंज्यूमर अभी तक बिल्कुल यूं गवर्नमेंट भरोसे बैठा, वो जैसे अजीनोमोटो साल जापान में हो रहा, पेड़ से कोई करके, वो नहीं है, 50 देशों में बंद है, भारत जस्ती से मैगी वगैरह में खूब मस्ती से खा रहा है बेटा, लिखा हुआ भी है, उस अजीनोमोटो की जगह केमिकल नाम लिख दिया, हमें कुछ पता नहीं। लोगों को अजीनोमोटो का भी पता नहीं कि भाई ये क्यों हम खा रहे हैं। साल्ट का हर होटल 5 स्टार 3 स्टार में सारी कुछ पड़ी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हमने सामाजिक सहकार के नाम शुद्ध आहार और सद्विचार का जो मॉडल लिया है, उस मॉडल को यदि हम उस रूप में लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं तो किसान का ऑटोमेटिकली उत्थान होता है। फिर वो आदमी डायरेक्ट किसान से जुड़ता है कि यार तू शुद्ध दे सकता है, तू ये बाल मेरे को देते। ये इंडस्ट्री वाली बीच में जो टांग है ये गड़बड़ कर रही है हमारे लिए। तो ये हमारे पास में थे। अब मैं शॉर्ट में 5 मिनट में सारे छोटे मोटे सवालों को ले लूं। सड़क के ऊपर बात उठी तो कहा लैंड एक्विजिशन नहीं है, लोगों ने मांग की तो लैंड एक्वायर के लिए पता भी चल रहा है। स्वच्छ भारत के लिए भी ओडीएफ वाला मामला था तो कहा कि इतने रोग खत्म हो गए करके, तो कहा झूठे आंकड़े। पीएम आवास, हवाई किराए के ऊपर बहुत हल्ला हुआ, सारे सांसद करने लगे करीब 15-20 मिनट तक। ये इस बांसवाड़ा वाले ने उठाया था कि ये क्या है, आप ऐसे डायनेमिक किराया लगा देते हो। उन्होंने कहा मार्केट में, जैसा मेघ सिंह जी ने कहा ना, आपको मार्केट को आप भुगतो, हवाई जहाज में बैठो, जो चीज में ले दो। और राजकोट के अंदर बात उठी कि भाई गंदा पानी आ रहा नर्मदा का, हम पी रहे हैं, तो ये है। हाथियों की सुरक्षा, मछुआरे श्रीलंका, न्यूक्लियर पावर के ऊपर यह था कि प्राइवेट को एंटर करने से ऊर्जा का भंडार हो जाएगा। ये भी थोड़ी सी सोचने की है। 1950 में होमी बाबा आ गए थे, अब मोदी जी उसको कर रहे हैं। और यूरेनियम, प्लेटिनियम और थोरियम, बात ये उठी थी कि भाई तुम यूरेनियम के टांग पकड़ के क्यों पीछे पड़े हो। ये तुम्हारे पास में दुनिया का सबसे ज्यादा जो थोरियम है 26% करीब है तुम्हारे पास, तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या है, तुम क्या क्यों नहीं कर रहे हो। तुम वहां से कोई लाए और यहाँ नकल करके लग गए,
इसको ही बनाओ साहब, ये सारा ही तो यूरेनियम का गोरख धंधा, इसमें कोई ज्यादा उसने जवाब नहीं दे पाए थे, प्रधानमंत्री भी उसमें बैठा था पर्टिकुलरली, लेकिन ये है ने प्लेटिनियम पे दे पाया। न्यूक्लियर मिशन हमने चालू कर दिया है, इसी में हमने ले लिया है, बजट दुनिया भर का दे दिया है और हम बिजली इससे पैदा करेंगे और एनर्जी पैदा करेंगे, ऐसा इन्होंने मोटा मोटा सा कहा। लास्ट दिन जो है फर्टिलाइजर के प्राइस पर मुद्दा उठा, तो 45 किलो के बैग की 85% सब्सिडी कह करके उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का जो है 5 सदस्य है, 70 से ऊपर ये करके, योग और नेचुरोपैथी के अंदर 2 सेंटर, एक झज्जर में बताया, ये कहीं और बताया, मैं सुन नहीं पाया। पीएम आरोग्य योजना के लाभार्थी पीएससीबीआर और क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटी पाकिस्तान से मतलब नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह वगैरह। फिर राज्यसभा में आया था, एक बात ये अपने लिए काम की है कि ताजे फलों के निर्यात के ऊपर 301 नंबर सवाल था 28 तारीख का, सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए। अब सवाल ये उठा था कि पूरा जो आपका ये फ्रेमवर्क बनाना, फार्मेट गेट, यानी इन्होंने कुछ क्लस्टर बना दिए और उनको लेकर के इसके गोदाम बना लिए समुद्र तट पर। तो गोदाम बनाए जा रहे हैं पोर्ट पर। फिर मैंने शॉर्ट में क्यों बोलते रहते हैं तो फटाफट लिखना पड़ेगा, पेस्टिसाइड के कारण से फेल हो रहे हैं हमारे सैंपल, इसलिए आप पेस्टिसाइड मत डालो। सरकार भी तैयारी कर रही है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग और पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नए मार्केट खुल रहे हैं, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में फूड के लिए मार्केट खोल दिए बाय एयर, और ये पेस्टिसाइड जो है लाएंगे। एक सवाल भी तगड़ा उठा था, फार्मर आईडी का भी बड़ा भारी रोड़ा है, तो सवाल ये उठा था कि एक्यूरेसी कितनी है इसकी, और सिक्योरिटी जो है वो डेटा की जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का मामला है, इसके मामले में आप ये फार्मर आईडी बना रहे हो तो डेटा कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो डेटा चाहे तो शेयर करेगा, रद्द भी कर सकते हैं और सुरक्षा का हम पालन करेंगे, लेकिन डेटा इनके पास रहेगा। कहने का मतलब हमने उसको आईडी बनाई, डेटा सरकार तो रखेगी रखेगी, काय की सुरक्षा, वहां तो एक बाबू बैठेगा वो डेटा दे देगा। फिर है ना सब्सिडीज फॉर परचेजिंग डिजिटल के ऊपर डैम के नाम से है, ये डिजिटल एग्री मिशन के नाम से हम करा रहे हैं, राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। आरटी अधिनियम साइबर सुरक्षा से हम करेंगे, और इसको जो है ये कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी सी बातें संसद में उठी, जिसपे हम केंद्रित, किसानों के इन 2 सवालों पे ज्यादा केंद्रित रहे। अब जो भी साथी जुड़े हैं वो अपने अपने व्यू पॉइंट से, इनका जैसे भी हो, सुवालाल जी यदि आप सुन रहे हो तो एनआरएफ के अंदर कोटा वाले सांसद ने, जो वसुंधरा जेवाले हैं, क्या नाम है इनका, तो उन्होंने सवाल उठाया था साहब कि मेरे यहाँ पे रिसर्च का कुछ नहीं है। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो ये है कि रिसर्च के 50,000 में से 34 तो देंगे प्राइवेट और 14 देंगे हम, वो भी सीएसआर और इनसे दे देंगे। इन 34 में जो इंडस्ट्री जहाँ लगी हुई है वो ज्यादा देगा प्राइवेट वाला, वहां पे वो स्किल इंडिया, रीस्किल, अप स्किल वाले चलेंगे। तो जहां इंडस्ट्री नहीं है वहां के बच्चे रिसर्च के अंदर किस तरह से पहुंचेंगे, कैसे उनकी एंट्री होगी, क्या होगी। अब ये एजुकेशन के एआई के मामले में रिसर्च के ऊपर सवाल था। अब आप कुछ टीचिंग लाइन के लोग इसमें बता सकें कि भाई कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी आया है स्किल का जो मामला है, वो डिजिटल का 4.0, जैसे इंडस्ट्री 4.0 आई है, 4थे चरण में हम पहुंच सके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंच चुके हैं। तो इस स्थिति में रिसर्च के मामले में काफी हल्ला भी हुआ कि भाई तुम लोग जो है इस तरह से काहे की रिसर्च है, उनको आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, वर्कफोर्स भी दे दी, और बच्चों को वो एक स्किल दे करके आपने भेज दिया। अब उन एरियो में रिसर्च होगी नहीं जहाँ फैक्ट्री नहीं है, प्राइवेट वाला दे करके वो पैसे जमा कराता है, तो उसकी वो 14,000 करोड़ वाला का जो परसेंटेज बनती है उसमें से अपने पैसे उठा के छोरों को स्किल और रीस्किल में कर रहा था। ये एक तरह का गोरख धंधा ही लगा। तो एजुकेशन और दूध और एग्रीकल्चर, इन पे हमने विशेष तरह से केंद्रित बात रही, क्योंकि बच्चों की बात थी। तो अब मेरे को जो भी साथी शॉर्ट में अपने काफी अपने पास में अब आधा घंटा लगभग है, तो जिस तरीके से भी रूपचंद जी आप कुछ अपनी टिप्पणी कर दें, सुवालाल जी भी हो तो आपका पता नहीं लगता हमें नेट में रहता नहीं रहता, तो हाथ खड़ा कर दें सुवालाल जी, तो मैं उस टाइम आपको टच कर लूं। मोटा मोटा सा मिशन रही हमने। और रूपचंद जी आप क्या टिप्पणी करेंगे?
सारा कुछ। सबको नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैंने मैक सिंह जी की बातें सुनी, अपने डॉक्टर अनिल जी भी हैं लाइन पर है। तो मैक जी ने एक बात कही है, क्वेश्चन है मॉरलिटी का क्वेश्चन है जहाँ पर, तो उस बात को मैं जब स्ट्रक्चर के एंगल से देखता हूँ तो जब वर्ल्ड में जो अपनी विकास शुरू हुआ कैपिटलिज्म का, तो उन्होंने दो किस्म के स्ट्रक्चर बनवाए हैं। एक स्ट्रक्चर जो उन्होंने अपने अंदर बनाया वो है इंक्लूसिव, वहाँ के इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो पुलिस से लेके जुडिशरी तक, इवन लेबर लॉ भी इंक्लूसिव हैं कि जो पेमेंट लेबर को यूके में मिलती रही और जो पेमेंट वो जहाँ देते रहे उसका जमीन आसमान का फर्क है, और वही काम लेते रहे हैं। यही पैटर्न अभी भी चल रहा है यूएसए में, कि जो यूएसए भी लेबर अभी ले रही है अपने यहाँ, गोरों को पे मिलती है और जो अपने लिए मिलती है वो अलग है, और जो उनका जो है अपना जो काम सेम नेचर का है जिसको हम ऑफशोरिंग कहते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि दो टाइप के इंस्टीट्यूशन बने हैं, एक इंक्लूसिव, एक बने हैं एक्सक्लूसिव, कि जो लोगों से निचोड़ने वाले हों। तो जब तक ये क्वेश्चन नहीं आता मॉरलिटी का कि हम वो इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, लोगों को निचोड़ने वाले हैं, और लोगों को निचोड़ करके वो उनका पेट भरेंगे, जाकर इनका अपना जो अपने वाले जहाँ पूंजीपति हैं, जो जहाँ वाले कारपोरेट उनका पेट भरेंगे। तो जो एक्सक्लूसिव जो है कि लोगों को एक्सक्लूड करके करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक इनको रीस्ट्रक्चर ना किया जाए, इंक्लूसिव ना बनाया जाए, तब तक स्ट्रक्चरली और मॉरलिटी की आपस में लिंक नहीं हो पाता। जैसे मैं इंटरवेन कर रहा हूँ, कौन करे रीस्ट्रक्चर? एक तो हम लोग मिलकर करें, जैसे कई बार मैंने सामाजिक सहकार के ऊपर बात की, या तो अपन लोग गांवों में निकले कि भाई तुम अच्छा खाओ, शुद्ध आहार करो और सद्विचार का जीवन जियो। या तो ये सरकार नहीं चाहती, सरकार तो कॉर्पोरेट के जंजाल में फंसी पड़ी है। इस पे घनश्याम जी से भी मैं 2 मिनट की टिप्पणी लूंगा। इसमें तो बस हम क्या करें? अपनी एक ही डिसीजन है कि जो जनमत जो है ना, वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड और वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम पब्लिक ओपिनियन ये बना दें कि जो इंस्टीट्यूशंस हमारे बने हैं वो पब्लिक के विरोध में काम करते हैं, पब्लिक को शामिल नहीं करते उसमें, तब जाकर के नया एजेंडा लगेगा आपके सामने। पहले जो पब्लिक ओपिनियन बनाने की बात है, वो पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाते हो आप, ये मेन काम है। ये तो आपने जेल कराने का काम कर दिया। कानून ऐसे बने हुए का प्रश्न तो कर ही नहीं सकते आप। आपको इसमें अंदर से एंट्री लेना पड़ेगा। आप घनश्याम जी, आप कुछ अपनी टिप्पणी करो देखे क्या हम जो ये बहुत बड़े सीरियस सवाल है, और संसद ऐसे जवाब दे रही है जैसे कोई बचकानी हरकत करती है ना, वैसे जवाब देती है। संसद तो जवाब दे देगी, वो देख के चल रहा है। हम जो बोलते हैं वही कानून है, हम जो कह दें वही फैक्ट है, फैक्ट भले कुछ भी हो। अच्छा, ये चलता है इसलिए कि लोगों की जो मेंटलिटी है वो गवर्नमेंट पर अभी भी 100% विश्वास करके चल रही है। लोग देखती है ना, जैसे जो लोगों में हम जब जाते हैं, जैसे रूप जी ने बताया पब्लिक ओपिनियन की बात, पब्लिक में जाते हैं तो वो अभी उनका ये मोटिवेशन नहीं बना है पब्लिक का, ये प्रेरित इस बात से नहीं होते कि यार गवर्नमेंट कोई गलत करे तो हम उसको उसमें ठीक कर ले। वो पूरे ही कहते हैं गवर्नमेंट करेगी, ये ठीक बात है आपकी, तो ये आप गवर्नमेंट को लिखो। यानी ये जो माइंडसेट है ना लोगों का कि सरकार पर भरोसा है, ये एक पॉजिटिव बात भी है, लेकिन इस भरोसे को आप वो जो हमारे नेता है ना पार्टियों में जो बैठे हैं उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आगे जाके वो ये कह भी रहे मोरालिटी का क्वेश्चन भी है। फिर इंस्टीट्यूशन भी है जो इसको सपोर्ट करते हैं डबल डीलिंग को। तो घूम फिर के तो पब्लिक ओपिनियन आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो? जैसे घनश्याम जी ने कहा, मैं इससे थोड़ा रखता हूँ। जनता ऐसा ही तो मैं मान सकता हूँ, विश्वास जनता का ऐसा ही है वो कि खाने के लिए उसको बाध्यता है। कोई नहीं चाहता गंदी चीज खाना, ये कचरा खाने की, किसी को कोई शौक नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। नेटवर्क ऐसा है, सिविल सोसाइटी का विश्वास करे कैसे, इनके पास कोई सामान नहीं है। जैसा मैक सिंह जी ने बीच में बात कही ना कि भाई सवाल तो ले आएंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन तीर क्या मार लेंगे, हमारे पास क्या सामान है, स्ट्रक्चर कहाँ है, हम क्या कर लेंगे। ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात जाए
कि फार्मर जो पैदा करता है उसमें मिलावट नहीं है। और ये चीज जाए कि भाई हम जो करें इससे कैसे लिंक करें, लिंक करने के बीच में सरकार है, सरकार ने इंडस्ट्री को लगा दिया, ये एक साइकिल बन गई सप्लाई चेन की, सप्लाई होगी थ्रू ऐसे होगी, छोटे मोटे कानून लॉन्च कर दिए इन्होंने। अब इस स्थिति पे मेघ सिंह जी आप क्या सोचते हो भाई ऐसी एक रचना क्या रच दी गई, इंस्टीट्यूशन मॉरलिटी खत्म। अभी जब तक आप लोग बैठ के 4-6 लोग किसी संडे को चर्चा कर रहे हो, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी फैक्ट फिगर पे नेकेड ट्रूथ पे बात कर लो, सरकार को कितना भी उधेड़ दो, है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पे हमने एक आंदोलन चलाया था दूध का 2011 में 10 में, है ना। किसान आंदोलन से जस्ट पहले की बात है। और आपको बताऊं वहां जंतर मंतर पर इस पर काफी सारा बड़ा प्रदर्शन किया, पूरा हंगामा किया, और फिर हमने केस हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, जिसमें अरुण जेटली सरकार की तरफ से वकील होता था, है ना, और हमने वो केस लड़ा। आपको एक बात बता रहा हूँ छोटी सी, जैसे ही आप मिलावट के खिलाफ बड़े लेवल पे बोलना शुरू करोगे, है ना, आपको या तो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, है ना, या इवन यहाँ तक भी कि आपकी चलती हुई गाड़ी को इस ईसीबीएम जो है उसका रिमोट से लॉक कर देते हैं, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जाम होकर आप नीचे जाके पड़ोगे, और उसके बाद आपकी गाड़ी की टेस्टिंग भी कराओगे। ये हो चुका मेरे एक साथी के साथ, हरियाणा में ही कमिश्नर है, वो कमिश्नर था उस टाइम, है ना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का। आप जब बड़े लेवल पे आवाज उठाओगे ना, माफिया इतने बड़े हैं मिलावट के, आप हमने सिर्फ घी और दूध पे किया था, है ना। आप घी की परिभाषा बदलवा के दिखा दो मुझे, घी ये करवा दो कि जो दूध गाय के थन में से निकला उसमें से निकली हुई फैट होनी चाहिए, उसके अलावा कोई फैट नहीं होनी चाहिए, मैं मान जाऊंगा आपको। हम कोर्ट में नहीं करवा पाए, 2013 में जाकर हमने मुकदमा छुड़ाया, 2010 से शुरू किया हुआ, ठीक है। आपकी परिभाषाएं भी ठीक नहीं है भाई जी। एफएसएसआई में एफएसएसआई का चेयरमैन फोन करने लगता है कि तुम्हें मैं देख लूंगा। आप क्या समझते हो? 2016 की बता रहा हूं। 2016 में जब हमने एफएसएसआई के खिलाफ बयान दिए और कुछ प्रूफ रखे, है ना, घी में मिलावट के, जो मिलावटी घी खा रहा है देश, एफएसएसआई चेयरमैन फोन करते हैं कि आ जाओ तुम्हें देख लूंगा मैं। 50 लोग, मतलब दूसरे वाले बंदे 50 लोग भेज के अलवर में घर तोड़वा देते हैं हमारे एक लीडर का। और वो सारे बंदे जो हैं वो एक ऐसे योगी ढोंगी बाबा की तरफ से आए थे, जिसको पूरा देश जानता है ढंग से कि कौन बाबा है, वो क्या बेच रहा है और किस घी को बेचता है वो। और उसके बंदों ने जाके अलवर में और घर तोड़ दिया था शहर के अंदर, रात को 2 बजे। हम इन चीजों से निकले हुए हैं, हम लड़ते हैं इन चीजों से। इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता जो रिस्क फ्री है, और वो रास्ता है अवेयरनेस। कि यदि हम लोग अवेयरनेस फैलाने लगे कि भैया खाने में ये चीजें होती है, अखबारों की कटिंग के थ्रू, किसी लैब रिपोर्ट के थ्रू, किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, कि खाने में ये मिलावट होती है और ये मिलावट से बचना है तो किसान के पास चले जाओ, इतना तक सेफ है। इससे बड़ा कुछ भी ऑर्गेनाइज करोगे ना। अब आप क्या कहोगे? अब बताओ, आप अपनी बात को पूरी करो। देखो, इसमें मैं बात यही कर रहा हूँ कि जितने भी सोशल वर्कर है ना, वो क्या करते हैं, पार्ट में सुधार करना चाहते हैं। जैसे हमने भी किए कई आंदोलन कि जैसे घी और दूध को शुद्ध करने के वो चल रहे हैं। जब तक कि हम इसके साथ ये मूवमेंट नहीं जोड़े, कौन सा के पूरा जो सिस्टम है ना, वो घी को ही अशुद्ध नहीं कर रहा, आदमी का माइंड ही पोल्यूटेड कर रहे हैं मीडिया के जरिए और उसको कंट्रोल कर रहा है। और सिस्टम की टक्कर का तो इन्होंने बता दिया ना, टक्कर में करेंगे तो मैस्ताबून हो जाएंगे, करो क्या? नहीं, टक्कर का मतलब ये टक्कर तो ली है ना, पार्ट में ली, पार्ट वाला। जैसे हम कोई उदयपुर में हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जो इंडस्ट्री थी वो पोल्यूट कर देती थी किसानों को, जमीन वगैरह, ये जिंक स्मेल्टर, और ये 100 गांवों के पानी कोका कोला का कलर हो गया अंडरग्राउंड। और राजीव गांधी के टाइम उसके गाड़ी रोक के उनको बताया सैंपल, और आंदोलन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जीते भी और कहा इनको मुआवजा दिया जाए, वो मुआवजा की कैलकुलेशन भी करवाई। फिर कलेक्टर तक आके फिर क्या रहा कि कलेक्टर को कहा इम्प्लीमेंट करो, मुआवजा देना। वहां वो आगे पीछे मुआवजा तक देना नहीं। मतलब इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अब क्या होता है, क्या है कि अपन पूरा सिस्टम में सारी बुराइयां बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेंटलिटी का जो मैटर है ना, मानसिकता का जो मैटर है सोशल वर्करों का, कि वो 2 तरफा मामला लड़े। एक तो पार्ट में लड़ाई के साथ पूरे सिस्टम की लड़ाई का भी
फिर पार्लियामेंट में भी, विधानसभाओं में भी ठीक लोग जाए, और फिर लोगों का जो जैसे एमएलए एमपी भी आप कोई बदलना चाहे तो ये लोगों की कम से कम 1% लोग तो समर्थन में आए ना, तब वो एमएलए चलो ठीक है, मेघ सिंह जी ने हाथ खड़ा किया। मेघ सिंह जी, अब आप क्या, मेघ सिंह जी कुछ ये कहना जो चाह रहे हो आप? ये जो लड़ने की बात कर रहे हैं ना सर, जो लड़ने की बात कर रहे हैं, है ना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लड़ाई जो है वो पोर्टल्स ऑफ द जस्टिस में जाके दम तोड़ देती हैं। आपको एक चीज बताता हूं, और नाम लेके बोल रहा हूं, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अरुण मिश्रा जी एनएचआरसी के चेयरमैन हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कितने केस उनको रजिस्ट्री से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुए अडानी के, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में प्रशांत भूषण जी ने बहुत सारा डिटेल दे रखा है ना। और क्या हुआ, जिस दिन वो रिटायर हुए उन्हें सरकार ने एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया, है ना। मतलब एक पावरफुल आदमी को एक और पावरफुल और संसदीय पोस्ट पे बिठा दिया एक किस्म से। आप जब ये चीजें करने लगोगे, जब एक्चुअल में करने बैठोगे, तब आपको पता लगेगा वो जमाना दूसरा था, जब आरसी मेहता पीआईएल डालता था या प्रशांत भूषण पीआईएल डालता था, और जस्टिस भगवती जो होते थे, और कोर्ट के थ्रू जनता के फेवर में फैसले हो जाते थे। बहुत फैसले हुए हैं, मतलब कोर्ट एक्टिविज्म से जबरदस्त फैसले हुए हैं। बट वो जमाना 15 साल पीछे जा चुका है भाई जी, 15 साल पीछे। कुछ नहीं होगा, कोर्ट में सब पटक के देख लिया। चलो मैं डॉक्टर साहब बोले हूँ, डॉक्टर साहब आप मैं हमें आप बहुत ही सोबर रास्ता, जो एजुकेटेड लोगों की एक टीम, जो फूड टेक्नोलॉजी से पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स, और एक अवेयरनेस का कैंपेन के मामले में आप क्या दिशा दे सकते हैं? जैसे हम सामाजिक सहकार के नाम से गांव में जाते हैं, लेकिन हमारे डेटा ऑथेंटिकेट नहीं होते। हम जो बात कहते हैं वो एक बात रूटीन में होती है कि साहब ने कुछ कहा है, शुद्ध खाओ तो खाएं क्या, ये बात होती है। लेकिन हम सिर्फ डेटाबेस बात करें, उनको कहें कि ये चीज है तुम्हारी। मैंने रसोइयों की सर्वे कराई थी, इसमें सबसे हाईएस्ट जो धनाढ़ी लोग थे उनकी कुछ रसोइयां ली, कुछ मध्यम वर्ग की ली, कुछ बिल्कुल गरीब आदमी की रसोई ली। तो सबसे ज्यादा कचरा उस पैसे वाले की रसोई में मिला मुझे। हमने जब ये डेटा लिए, जो उस पर लिखे हुए थे, उसमें जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान अज्ञान था, उससे मैंने कुछ लिया कि इसके अंदर देखो, जैसे गीता तो मोल लाया हुआ था बाजार से, यानी बाजार से आई हुई चीज में हर एक में कुछ न कुछ था। गरीब आदमी के पास में कुछ ऐसा बाजार में पैसा था नहीं उसके पास में, तो उसने कुछ खरीदारी कम की, और उसकी रसोई में कुछ ठीक ठाक मिला, और मध्यम वर्ग का उस हिसाब से मिला। अब ये अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है, ये अवेयरनेस का जो मॉडल है, वो रसोई में जाकर के अवेयरनेस आए तो फार्मर इनडायरेक्टली उससे जुड़ता है, और उसी मॉडल पे हम सामाजिक सहकार के नाम पे अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि लड़ाई का जो तरीका है वो अब बदल चुका है। ये फैक्ट है कि भाई मेघ सिंह जी वाली बात भी, कि इन्होंने एक वो इस तरह से नेटवर्क खड़ा कर दिया कि आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अवेयरनेस हम सोबर तरीके से, इसलिए हम ज्यादा बुलाते ही नहीं, बहुत सीमित लोग आते हैं, सीमित बात करते हैं, शांति से करते हैं, कोई मतलब नहीं फालतू के, कोई इतने हमारे कोई फॉलोअर नहीं ने, हम करके ठीक है ठीक ठाक लोगों के बीच में बैठते हैं, लेकिन अच्छा ज्ञान बढ़ता है। पीएचडी ओरिएंटेड स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ ऐसे प्रोग्राम या फंड आप सोचते हो कि ऐसे हमारे पास उपलब्ध हैं, इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी हमें शेयर कर पाए, ताकि हम आपके साथ अटैचमेंट करके और ले जाएं। देखिए, भारत देश जो है वो फ्रेश ताज़ा खाने वाला देश रहा है, और जो इसमें आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें पैसे की आमदनी बढ़ी लोगों की, और लोगों ने प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया, तो लोगों ने देखा कि प्रोसेस्ड जो है वो तो साफ होगा, स्वच्छ होगा। ये कहाँ से उनके माइंडसेट में आया? ये माइंडसेट में आया इस रील से, इस मीडिया से, इस डाटा से। वो ज्यादा आने की वजह से उनको ऐसा लगा कि ये जो दे रहे हैं ये अच्छा नहीं दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री दे रही है वो अच्छा है। अभी भी लोगों को लगता है कि जो दूध वाला दूध दे देता है वो तो शायद खराब होगा, और जो पैकेट वाला दूध है वो टेस्ट होकर के आया है वो अच्छा होगा। तो दूध वाले से सीधा दूध लेने की बजाय लोग चाहते हैं कि वहां से दूध लेके लें बेशक हम। दूसरी चीज क्या है कि जो आप सामाजिक सहकारिता के लिए बात कर रहे हैं और अपनी किचन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें भी छोटा छोटा ग्रुप बना करके, सिर्फ अपने साथ लिमिट करके और उनके अपने आसपास के लोगों के साथ लिमिट करके जोड़ेंगे, तो वो एक मॉडल जो है कुछ समय तक आगे तक जुड़ेगा। या जैसे भी एक बातचीत चल रही थी कि जो मीडिया आ रहा है, जो ये हम डाटा यूज कर रहे हैं, इतना डाटा जनरेट हो रहा है, इतनी रील्स बन रही हैं, ये भी अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू करें और इसमें से भी कुछ लोग ऐसे जुड़े
और वो अच्छा बनाए तो लोग उनको फॉलो करते हुए देखें कि भाई जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर रहता है, एक फैमिली सीए रहता है, ऐसे ही हमारा एक फैमिली फार्मर हो जो आदमी काम कर सकता है आपके लिए शुद्ध उगाने के लिए। हाँ ठीक है। दूसरा अब एक रहता है कि जी इस तरह की भावनाएं जो है आदमी में, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, उसका कम उत्पादन होगा। जैसे आप भी कुछ कहते हैं कि मैं बहुत सालों से उगा रहा हूँ, बेशक मेरे पास कम आता हो बट इस तरह से रह रहा है, तो वो भी जो जिनका फैमिली फार्मर रहता है वो भी अगर उनको अच्छा पे कर दें, उतना ही पे कर दें कि जितना, जिसको मेरे पास 10 किलो मूंग मैंने बोया और उसमें 20 मण मूंग होना चाहिए था, है ना। 1 एकड़ में मैंने 4 किलो मूंग बोया, 4 किलो मूंग से मेरे पास तो जी 20 मण मूंग हो तब मेरी बात बने। और मेरे पास मैं शुद्ध अगर तरीके से बोऊंगा, मेरी सुंडी खा जाएगी, मैं स्प्रे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, तो मेरा पास जो आएगा वो 5 मण ही मूंग आया। तो 5 मण यानी कि 4 गुना कम। अगर कोई व्यक्ति अगर 4 गुना ज्यादा दे करके पैसा खाना चाहे, उससे आप मिलें, उससे जुड़े, उसके अपने साथ जोड़ें, उसको भी इतना समझाएं कि भैया जो मैं दे रहा हूँ वो शुद्ध दे रहा हूँ। वो एक थोड़ा सा आपस में विश्वास और वो रहेगा तो सहकारिता चलेगी, नहीं तो, और खुद का फार्मर रहेगा तभी चलेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि आगे चलना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जहां मैदान में उतरते हैं वहां, जैसा घनश्याम जी ने कहा ना, वो फैक्ट है कि सरकार, जैसा आपने भी कहा कि सरकार वाला ठप्पा मान रहे हैं, हमारा ठप्पा मानने को लोग तैयार नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई हो जिसमें बात कहे ना कोई आदमी कि यार उस आदमी ने बात कही है, इसका कोई दम है बात में, वो नेटवर्क खड़ा नहीं हो पा रहा। कंज्यूमर जो है इटसेल्फ बड़ा कंफ्यूज है, वो कहे यार क्या करूं, तो अंतोतगत्वा वो तंग आकर के वहां से माल खरीद रहा है। बात एक ये भी है, देखिए मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं तो जो मैक्सिंग जी ने साहब बोल दिया या जो और सर उन्होंने साहब बोल दिया, उस तरह से तो मैं बता कह नहीं सकता सीधा सीधा। पर ये बात यही रहेगी कि आप अवेयरनेस करें आस पास, और आप जो चाहते हैं कि सपोज मैं कहूँ कि जी प्रोसेस फूड अच्छा नहीं है, मैं एक खुद फूड इंडस्ट्री के लिए एचआर ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं ही कह दूं कि जी प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज जो अच्छा कार्य नहीं करती हैं, वो तो उसमें केमिकल मिला देती हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देती हैं जो हमारे खाने के लिए सही नहीं है ना। तो वो इतना तक तो मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इससे आगे कहूँ कि जी फूड इंडस्ट्री बंद कर दो, या ये सिर्फ किसान से सीधा लो और खुद का बना करके खाओ। जो रिसर्च में स्टूडेंट काम कर रहे हैं, रिसर्च में स्टूडेंट इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं, इसमें आपको अवेयरनेस इतनी चलानी पड़ेगी। अभी एक थोड़ा सा बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मोहाली में एक मोमोज की इंडस्ट्री पकड़ी गई, जो मोमोज बनाते थे, चिकन मोमोज बनाते होंगे वो, उनके यहाँ कुत्तों के, मरे हुए कुत्तों के सर मिले, तो उन्होंने जो बाकी जो अंदर बचा हुआ था तो पैक करके बेच दिया। हम किसी से रेडी वाले से कुछ खा रहे हैं जिसको हम जानते ही नहीं है, उसके हाथ से कुछ खा रहे हैं, या किसी और जगह से कुछ खा रहे हैं जिसको हम जानते नहीं है, वो हमें कुछ भी खिला दे। एक बड़ी इंडस्ट्री है, वो कुछ भी अपना पैक करके दे दे हमें, हम खा रहे हैं। तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा यही चीज है कि हम ये अवेयरनेस चलाएं कि भैया हम अपना ताजा लें और ताजा खाएं और खुद का बनाया हुआ खाएं। इससे ये ना करें कि भैया अब चल रहा है उल्टा, मेरे बाप बाप ने तो कभी होटल में जाके खाना नहीं खाया, है ना, और आज की जनरेशन में जब तक वो हर हफ्ते बाहर ना खाना खा ले, उनको लगता ही नहीं कि वो सोशल नेहरू पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगी इन चीजों के बारे में, तो कि क्या कैसे कर सकते हैं। चलो आपने शॉर्ट में बहुत कुछ बात डायरेक्शन दे दी। मैं सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को आपसे चाहता हूं कि रूपचंद जी और हम आए तो वो स्टूडेंट हमारी कुछ अच्छी हेल्प कर सकते हैं, खुला बोल भी सकते हैं और बात भी कह सकते हैं। रिसर्च के माइंडसेट से भी है वो, इसलिए फूड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के तहत वो लोग हमें जुड़े, ऐसी हम थोड़ी अपेक्षा रखेंगे। सुहालाल जी, यदि आप सुन रहे हो तो अपनी टिप्पणी दें, वरना अब अपना पास में जो भी 10 मिनट बच रहे हैं, 10-11 मिनट हैं, तो बाकी साथियों को भी मैं ले लूं 2-2 मिनट, जो भी कोई सवाल जवाब बनते हो तो कोई किसी को। हाँ रामनारायण जी और जो भी साथी हैं, 2-2 मिनट आप अपनी कोई बात को रखो। डॉक्टर साहब हैं, बाकी सब आ चुके हैं, नहीं हो तो वापिस वो। हाँ रामनारायण जी बोलिए। जी सर, बढ़िया सेशन रहा, खासकर आज मयंक सिंह भाई साहब, घनश्याम जी और
डॉक्टर साहब, अनिल जी और सब आए तो बढ़िया जानकारी मिली है। मैं 2-1 मिनट का एक सेशन है बढ़िया। एक आज मैं वो ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बताता है अपना कि भाई जैसे ग्राहक कैसे लूटते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां कैसे लूटती है। मतलब अपन ये जो बात कर रहे हैं शायद ये अपना सारा डाटा उनके पास है और क्या है क्या नहीं, अपने मोबाइल का भी सारा डाटा उनके पास रहता। तो उसने उसमें ये दिखाया था, मैं एक दूसरा उदाहरण देके भी इसमें जोड़ूंगा आज। उसने ये दिखाया है कि एक रात को 11 बजे किसी एम्प्लॉय जो ऑफिस में से निकल के आता है और वो ओला बुक करता है, तो उसकी बैटरी जो है वो मात्र 3 या 5% ही रहती है। तो वो जब ओला को बुक करता है तो ओला को ये मालूम पड़ जाती है कि इसकी बैटरी मात्र 2 या 3% ही है, ये मेरे सिवाय ये किसी को नहीं बुला पाएगा, क्योंकि तब तक इसका बैटरी और डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उससे 4 गुना या 3 गुना किराया वसूलती है। और ऐसे ही मतलब एक किसी एक संस्था ने फिर बहुत सारे ऐसे क्या नाम से मोबाइलों से जिसकी एक 85% बैटरी है और एक की 3-5% बैटरी है, उनसे वो जो है बुकिंग करते हैं तो 85% वाले को बहुत नॉर्मल किराया लगता है और जो 2%, 5%, 6% जो जिनकी बैटरियाँ रहती है उनको 3 से 4 गुना, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो आज का सेशन ये है कि जो ग्राहक को कितना हमको समझदार बनना पड़ेगा, कितना तर्कशील बनाना पड़ेगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा बढ़िया है कि अभी 6 महीने पहले मैं यहाँ हमारे यहाँ से उज्जैन में जा रहा था। हमारे इंदौर से आगे एक सांवेर करके एक एरिया है जहाँ पे स्वीट कॉर्न का बहुत बड़ा जो है वो एरिया है, स्वीट कॉर्न मक्का भुट्टा, उसी के वो भुट्टे वहाँ पे मिलते हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई है, रेहड़ी जो लगी रहती है ना रोडों पे, वहाँ एक मतलब जो है दुकानें लगती है, उस भुट्टे सेक के खिलाते हैं। तो मैं एक माताजी की जो है वो बुढ़िया माताजी थी, मैंने कहा इससे अपन खरीदेंगे। मैं बाइक से था, मोटरसाइकिल से। तो मैं जैसे ही उतरा, खड़ा हुआ और मेरा एक फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लग गया। इतने में करीब-करीब मेरी 5-7 मिनट बात हुई, तो 5-7 गाड़ियाँ, मतलब एक साइकिल वाला भी आया, मोटरसाइकिल वाला भी आया, बड़ी गाड़ी वाला भी आया और बड़ी एक्सयूवी गाड़ी वाला भी आया। तो उस माताजी के रेट सब अलग-अलग थे। एक बड़ी एक्सयूवी गाड़ी आई, उसके ₹25 एक भुट्टे का लगाया उसने। एक छोटी कोई कार थी, उसकी जो है वो उसने जो है ₹15-20 लगाया। एक ट्रक वाला भी रुका, उसको ₹10 लिए। एक मोटरसाइकिल वाला आया, उससे ₹10 लिए। एक साइकिल वाला था, उससे ₹5 लिए। मैं पूरा नज़ारा ये बिल्कुल देख रहा था वहाँ। वो सब जैसे गायब, मेरा फ़ोन से बात खत्म हो गई। मैं फ़ोन पे बात भी कर रहा, उनको देख भी रहा। मैंने उस माताजी से पूछा, मैंने कहा माताजी, 80 साल की बुढ़िया, रोड पे बैठी है, बढ़िया अपना गुज़ारा बसर कर रही है। एक सीखने वाली बात है उससे। मैंने कहा माताजी, आपने ये सब अलग-अलग रेट क्यों रखे? साइकिल वाले को ₹5, मोटरसाइकिल वाले को ₹10, बड़ी गाड़ी वाले को, छोटी-सी बड़ी कार वाले को ₹15, और जो बहुत बड़ी गाड़ी है जिनके पास, जो बहुत बड़े-बड़े लोग जिनमें आते हैं वीआईपी लोग, उनको ₹25। बोले बेटा, ये मैं यदि इनसे ये बड़ी गाड़ी वाले से यदि मैं ₹5 ले लूँ, तो मेरे से भुट्टा नहीं खरीदेंगे ये। भुट्टा वही है, ₹5 वाला ही सबका। लेकिन ये बड़ी गाड़ी वाले से इसलिए लेता हूँ कि ये इसमें ₹25 में इनको क्वालिटी मिलती है। तो बहुत बड़ी मतलब ये इंडस्ट्री में और उस माताजी में मेरे को तो कहीं अंतर ही नहीं लगा। कितना बड़ा ज्ञान है उस माताजी में कि जैसा ग्राहक देखो ऐसा जो है वो, जैसी हवा चले ऐसी तलवारियाँ मान लो। तो उससे मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली है। तो जैसा भी सभी इस कार्यक्रम के निचोड़ में भी यही है कि हमको जो है वो समझना पड़ेगा, ग्राहक को बहुत सोच समझ के जो है वो कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो सतर्क रहना पड़ेगा। और बात बड़ी ज़ोरदार है, ख़ासकर घी और दूध की बात है तो वाक़ई बहुत मिलावटखोर हो रही है। और आखिरी में इसका निर्णय ये निकलता है कि वास्तव में हम तो कम से कम शुद्ध खा लें। बाज़ार में इन बाज़ार वालों को जो भी भले से कचरा बचता है ये खाए, पैकिंग फूड खाए, जैसे अभी डॉक्टर नलिल साहब ने बताया कि वाक़ई जो गाँव से निकला हुआ जो शुद्ध अनाज है उसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे कितनी भी पैकिंग कर लो, चाहे कितना भी उसमें वैल्यूएशन एडेड कर दो, चाहे कितनी बढ़िया पैकिंग बना दो, जो गाँव से निकला हुआ शुद्ध जो है वो पौधों से या ज़मीनी कंद से या जो भी जो चीज़ है वो, या दूध हो बिल्कुल खेत में वहीं डेयरी डालो, वही निकालो, 5 मिनट में पियो, खाओ। तो ये जो चीज़ है, ये गाँव की चीज़ गाँव में ही खरीदो, बेचो और आपस में तालमेल करके इसको आगे बढ़ाओ। और बाकी चीज़ तो बहुत बढ़िया रहा, आज का जो है सेशन बढ़िया चलो जोरदार रहा। ठीक है, सुवालाल जी ने हाथ उठाया। सुवालाल जी, अब आप बहुत लेट जुड़ते हो, बीच में आप कहाँ बिजी रहते हैं, क्या बात है? हाँ, अब आपके जिम्मे है ये सेशन, 5-6 मिनट बच रहे हैं, क्या अपनी कोई प्रतिक्रिया क्रिया जो भी है, सुवालाल जी? हाँ, थैंक यू। लेट जुड़ने का कारण रहता है, कोई आए हुए है तो मैं बात करना जरूरी था। ऐसा है कि आपने एक जो पहले बताया था नरेगा को लेके, इस राज्यों और केंद्र के बीच में जो फेडरल पावर्स को लेके जो चल रहा है,
देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्ट के द्वारा कोई योजना लागू होती है और एक्ट है वो पार्लियामेंट बनाती है और राष्ट्रपति उसको अप्रूव करता है, तो फिर उस मामले इस प्रकार के एक्ट के अधीन कोई योजना है जो राज्यों में लागू होती है और वो केंद्र सरकार की है, मतलब बजट के आधार पर है, तो फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं रहना चाहिए कि भाई पीएम कहे कि मेरी फोटो नहीं लगी। तो ये पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट के जो पावर है, उसका उल्लंघन किया जाता है इस प्रकार का विवाद लाके कि भाई प्राइम मिनिस्टर की फोटो नहीं लगी नरेगा के स्कीम में, तो ये बहुत गलत बात है। ये देखिए होता क्या है कि जिस सरकार का बहुमत है और वो बहुमत के नाम पर मन मर्जी करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि संसद के जो स्पीकर है और उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि संसद का जो एक प्रक्रिया है, संसद का जो एक ऑटोनॉमी है, उसका तो वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून संसद ने बनाया नरेगा का, तो फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर का तो उस तरीके से रोल होना ही नहीं है कि भाई फोटो उनकी क्यों नहीं लगी। और दूसरा, अगर फोटो ही लगना है तो राष्ट्रपति की लगेगी, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की, मेरा ये कहना है। थैंक यू। चलो, और किसी साथी के 4 मिनट और बचने हैं अपने पास में, किसी की कोई बात रह गई हो तो 1-1 मिनट में, क्यों पवार साहब ने तो कह दिया मैं थोड़ा ऑपरेशन था आंखों का, बोलूंगा नहीं। और कोई रूपचंद जी कोई आप बात कह रहे हो तो, वरना नहीं हो तो अब 2-3 मिनट के अंदर कोई किसी को बात रखनी हो तो। मोटी सी देखो एक बात आई है, उस बात के ऊपर ही आप बात कोई रखो कि एक बार डॉक्टर साहब ने बड़ी तगड़ी कही कि मेरे पिताजी और माताजी कभी होटल में गए नहीं, फ्रेश खाना खाया, घर पे खाया। ये बीच में जो भी प्रोसेसिंग आई, प्रोसेसिंग की लड़ाई बहुत भारी है। अभी जो ढांचा खड़ा हुआ ना पूरा का पूरा, ये जो फार्मर के फार्म गेट पे सामान खरीदना, अडानी के गोदामों तक ले जाना, मार्केटिंग करना, मंडी करना, ये जो कुछ भी ढांचा खड़ा हुआ, ये प्रोसेसिंग वालों के लिए खड़ा हुआ और एक्सपोर्ट वालों के लिए हुआ। तो एक्सपोर्ट में भी प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे। अब इस प्रोसेसिंग के मामले में कुछ लोग तो ज्यादातर ये एंट्री दे रहे हैं कि यार हम भी प्रोसेस करके बेचें। एक प्रतियोगिता तो ये हो रही कि यार ये माल देखो, टमाटर था, टमाटर सॉस बना तो इतने में बिक गया, तो मैं भी लाऊं, छोटी यूनिट लगाऊं, वो प्रतियोगिता में उलझ रहा। अब माइंडसेट ये है कि क्या हम प्रोसेस फूड का भर्सना करें? हम तो सिविल एक्टिविस्ट हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि मत खाइए, प्रोसेस का आया हुआ इंडस्ट्री को मत हाथ लगाइए, इसमें कोई न कोई कचरा मिला हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस चीज को खाइए। उसकी हमारे पास में कोई गारंटी, ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो छापे लगा देते हैं, इतना इसमें ये है, इतना ये है, इसमें प्रोटीन है, वो है, टीवी पे अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। ये सारी बातें हमारे सामने है और हम कभी लड़े तो कैसे लड़े? क्या प्रोसेसिंग यूनिट को खत्म करें? सवाल तो बनता है कि यार ये क्यों हम इसी को दूध को हाथों हाथ ही पी लें, पीना हो तो जिसको जो जरूरत होगी भाग दौड़ करके ले लेगा अपना। लेकिन ढांचा ऐसा बनाया गया कि शेर बसे और गांव से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के अंदर ज्यो ज्यो जो डालनी थी डालते 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 कंज्यूमर पे पहुंचा दिया। एक अजीबो गरीब एक ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो गई। वहां हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और चुपचाप किसी को देंगे, प्रोसेसिंग वाले को दें और वो प्रोसेसिंग करे और पब्लिक तक पहुंचाएं। ये डिमांड और सप्लाई की और सप्लाई चेन की कहानी है। सरकार इसके अंदर युद्ध स्तर पे अपना पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करके खड़ी है, इसमें ट्रेनिंग दे रही है, इसका सारा कुछ ढांचा खड़ा है। अब इसके अंदर मैं नहीं समझता कि किसान कोई एक बात भी खड़ी कर ले। इस पे कोई बात विशेष आपके हो तो मेरे पास में अभी तक 2 मिनट शेष है। 2 मिनट में डॉक्टर साहब, रूपचंद जी, 5-आधा मिनट में जो भी बात कह पाएंगे। ये जो ढांचा है वो एबनॉर्मल है, ये ढांचा कैसे मिटे, ऐसा संभव नहीं है। हाँ पवार साहब बोल दीजिए। सबको नमस्कार। हाँ जी। और कहना सिर्फ यही है, लब बोलो आप,
ये हमारा ये ढांचा बिगड़ा सारा, इसको 500-700 साल लगे हैं, 1-2 दिन में तो बिगड़ा नहीं है। और सही बात यह है कि भाई मतलब कुछ लोगों को तो बीज बन करके नष्ट होना ही पड़ता है तभी वो जमेगी, तो कुछ लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा इसका विरोध करने के लिए। भुगतेंगे जो कुछ भी होगा, आगे आने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने को उत्तरदायित्व है हमारा कि हम अगली जनरेशन को दे के जाए। अवेयरनेस के लिए हमें करना ही पड़ेगा और मुझे तो कुछ और दिखाई देता नहीं। धन्यवाद साहब सभी का। चलो जी, बहुत धन्यवाद सभी को। यही बात लास्ट और नमो लेवा ये हुई कि संसद, हमारी संसद ने ये तय किया कि हम अवेयरनेस फैलाएं, और इस अवेयरनेस के बिना हमारा किसान का जो भी प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर है वो भी घनश्याम जी कह दीजिए 1 मिनट। बस एक लाइन में, ये गांव और शहर का जो गैप बनाना, इसमें भी प्रोसेसिंग का रोल है। वो स्ट्रक्चर बनाए ना कि पूरी पॉपुलेशन को एक जगह इकट्ठा कर दिया और बाकी सारे को बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ये प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये प्रॉब्लम आई, लेकिन शहर का समझ नहीं रहा ना आदमी, शहर का आदमी समझने को तैयार नहीं है इस बात को। नहीं, अगर आप पशु आप 40 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर वाले पशु का दूध आप सप्लाई करो किसी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, तो प्रोसेसिंग का वो प्रोसेस तो शुरू हो गया और वो नेचुरल लगेगा, चाहे समझ हो तो ही कोई कुछ काम नहीं करेगी। खैर, बात बड़ी टिपिकल है, बहुत सीरियस मामला है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो मेरे अंदर तक गई कि यार हम क्यों नहीं गर्मा गर्म खाएं, क्यों नहीं हाथों हाथ खाएं, क्या है इतनी प्रोसेसिंग में तो कहीं ना कहीं पंगा है ही। इसलिए अब है तो है, अब अवेयरनेस को हम कैसे करें, किस तरह से सप्लाई चेन मेंटेन करें। सरकार तो इस पे तुली पड़ी है, सारा फ्रेमवर्क खड़ा है उनका, तो हवाई जहाज खड़ी है, किसान रेल खड़ी है, छोटे छोटे बोट बना करके सप्लाई है, वहां समुद्र तट तक पहुंचा के एक्सपोर्ट की भी तैयारी है, यहाँ भी सप्लाई चेन मेंटेन है, सारा कुछ इनके है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अब इसमें? गेहूं हम वहां देते हैं आटे में कुछ मिलावट करके और उसमें बेचा जा रहा, सारा है। लेकिन जिस स्थिति को, चलो धन्यवाद, हमारा टाइम 1:02 तक का है और हमारा पूरा हुआ सेशन। फिर अगले संडे इसी तरह से संसद 2-4 दिन और चलेगी किसी विशेष टॉपिक को लेकर के, जो भी वहां होगा। इसको हम शेडो कैबिनेट के माइंडसेट से काम करते हैं, इसलिए छाया के रूप में हमने काम किया, वहां क्या चला हमने शेयर किया, जितने लोगों ने अपने हिसाब से भागीदारी दी सबका धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।